हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी का देखेंगे। उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। इस पर टिप्पणी लिखिए या इसका व्याख्या कीजिए। जैसा भी आपका प्रश्न बनता है, यह वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो जैसे कि हिंदी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या पीसीएस का कोई ऑप्शनल पेपर लेके रखे हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। कई बार ऐसा भी प्रश्न बनता है कि उपन्यास को जो है हिंदी उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य क्यों कहा जाता है। इस तरह से प्रश्न भी बनता है। ठीक है, तो जैसे भी प्रश्न हो आपको उत्तर हुबहू यही वाला लिखना है। ठीक है, तो जैसे उत्तर लिखा जाता है उसी को रिलेटेड करते हुए वहाँ पे वैसा ही यहाँ पे उत्तर लेखन की शैली के अनुसार ही यहाँ पे ये किया गया है, ताकि हूबहू आप ये ऐसा भी लिख दोगे तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि उपन्यास और जटिल समाज में गहरा संबंध है। नगरीकरण के साथ ही समाज की संरचना जटिल हो गई। मतलब जो जटिल जटिल कहने का मतलब यहाँ पे जो है अलग अलग हो गया है। हालांकि क्या है? जटिल। ठीक है, आप जटिल यहीं से मानो जटिल हो गई, क्योंकि नगरों में भिन्न भिन्न परिवेश, भाषाओं, संस्कृतियों और मूल्यों के लोग रहते हैं। जाति, धर्म जैसे संरचनाएं यहाँ टूटने लगी और संयुक्त परिवार टूटकर बिखरता गया। इस एकल परिवारों से एक ऐसा समाज तैयार हुआ जिसमें समरूपता नहीं, विषमरूपता थी। ऐसे बिखरे और ऐसे बिखरे हुए समाज को क्या कविता में लिखा ही नहीं जा सकता था। इसलिए कुछ ऐसा विद्या का खोज किया जा रहा था कि जिससे कि इसको अभी प्रकट किया जा सके। तो वो विद्या ही गद्य में ही समेटा जा सकता था। इसी आधार बिंदु के चलते उपन्यास महाकाव्य में तब्दील हो गई। यानी देखिए, कोई चीज़ अचानक नहीं हो जाता, एक संक्रमण अवस्था भी आता है। यानी धीरे 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 जो है काव्यों से यानी कविताओं से शिफ्टिंग होने लगा गद्य की ओर, यानी कि कहानियों की तरफ। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा लिख लिए। अब इसका बॉडी पार्ट लिखेंगे। जानते हैं हम कि कोई भी उत्तर लिखने के लिए पहला नंबर तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, उसके बाद बॉडी पार्ट में आपको लिखना, उसके बाद थोड़ा सा निष्कर्ष मेनली। अब फिर क्वेश्चंस का भी डिमांड के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज होता है इसमें। तो यहाँ पे देखो कि उपन्यास और महाकाव्य में कुछ समानताएँ हैं जिसके आधार पर इसे महाकाव्य कहा जाता है। आखिर बोला है समानताएँ क्या है। ठीक है, आखिर महाकाव्य आप कहोगे तो क्यों कहोगे, आखिर कुछ तो समानताएं होना चाहिए। तो ये देखिए क्या क्या समानताएं हैं यहाँ पे। ये दोनों अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का समग्र चित्रण करते हैं, यानी कि होल। ठीक है, इसलिए इसको महाकाव्य कहा जाना चाहिए या कहा जाता है। लेकिन इसमें इसके साथ कुछ अंतर भी है, उसको भी बता दीजिए। जहाँ महाकाव्य मध्यकालीन आदर्शवादी तथा काव्यात्मक विद्या है, वहीं उपन्यास आधुनिक गद्यात्मक तथा अर्थवादी विद्या है। यानी महाकाव्य जहाँ पे आप देखेंगे कि वो मध्यकाल की है विद्या, आदर्शवादी है, वो ज़्यादा आदर्श की बातें करता है, काव्य वो गीतों में लिखा गया है। वहीं उपन्यास जो है एक आधुनिक विद्या है और ये गद्यात्मक विद्या में लिखा गया है, मतलब कहानियों वाला में। ठीक है, संवाद के रूप में। और ये अर्थार्थवादी, ये ज़्यादा सच्चाई को चित्रित करने के लिए जाने जाते हैं उपन्यास को, है ना। और यहाँ पे उपन्यास क्या है, जो सच्चाई है वो चाहे वो कटु ही सच क्यों ना हो वो कर देगा। लेकिन जो महाकाव्य है वो कटु सच को थोड़ा सा वहाँ पे रहम देके उसको प्रकट करने का कोशिश करता है। ठीक है, यानी वो आदर्श रूप में प्रकट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य इसलिए भी कहेंगे क्योंकि कुछ प्रसिद्ध लेखकों ने भी उपन्यास को महाकाव्य के रूप में स्वीकारा है। अगर हम लोगों ने वहाँ मौलिक कुछ बता दिया, उनमें ये अंतर है, इनमें समानता है, इसलिए कहा जाना चाहिए। अब इसको और भी ज़्यादा हम लोग प्रमाणित करने के लिए कि किसी ने कहा भी है, इसलिए हम भी इसको महाकाव्य के रूप में मान लेते हैं। तो मानने के लिए चलिए यहाँ पे उसका प्रमाणिक आंकड़ा भी देना होगा ना, प्रमाणिक कुछ फैक्ट्स देना होगा ना। तो देखिए रॉल्फ फॉक्स ने अपनी प्रसिद्ध जो लेख है उन्होंने ऐसे लिखा था उसमें, द नॉवल एज एन एपिक, मतलब उपन्यास महाकाव्य के रूप में। उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया, मतलब उसके बराबर बताया है। इसी तरह एक है प्रसिद्ध लेखक फील्डिंग ने अपने जो मतलब अपने उसके जो पुस्तक है, फील्डिंग ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक जो है टॉम जोन्स,
की जो भूमिका था, यानी कि जानते कोई पुस्तक लिखी जाती है उसके पहले वाला में देखिएगा भूमिका लिखा रहता है, पहले पेज या सेकंड पेज में, ठीक है। मैं उपन्यास के आधुनिक युग का महाकाव्य बताया। तो इन दोनों ने कुछ ने रॉल्फ हॉक्स अपने जो लेख है द नॉवल एज एन एपिक, और जो प्रसिद्ध लेखक जो है फील्डिंग के जो उपन्यास है टॉम जोन्स, उसकी भूमिका में उपन्यास को महाकाव्य के रूप में बताया गया, इसलिए उपन्यास महाकाव्य है। इस प्रकार हम लोग उपन्यास महाकाव्य के रूप में जानेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। उपन्यास का जन्म पूंजीवादी व मध्य वर्ग, टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि उपन्यास का जन्म में पूंजीवाद या मध्य वर्ग की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो इस तरह से जो भी प्रश्न बनता है उसमें आप ये सारा लिखिएगा। प्रश्न उत्तर के फॉर्म में ही लिखा गया है कि इस उत्तर को कैसे लिखेंगे। पहला नंबर भूमिका दिया है, फिर बॉडी में थोड़ा सा लिखें, उसके बाद फिर निष्कर्ष टाइप का लिखें। तो आप देखिए इसको वीडियो। मध्यकाल का समाज अपनी प्रकृति में सरल, स्वाभाविक और ग्रामीण प्रवृत्ति में था। जो छोटे छोटे समुदाय में रहते थे उनकी जीवनचर्या, नैतिक मूल्य तथा दृष्टिकोण में गहरी समरूपता होती थी। इस समाज में लोकगीत, कहानियाँ और लोक नाट्य जैसी विद्याएं प्रचलित थी। महाकाव्य इस युग की सर्वोच्च विद्या मानी जाती थी, जो न सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का समग्र चित्रण करती थी, बल्कि ये समाज को नैतिक उत्थान में भी सहायता करते थे। यानी कि जो समाज है वो किस तरह, पहले वाला समाज, मध्यकाल का समाज जो है वो नैतिक परक था, आदर्श परक था, उसमें नैतिक मूल्यों का काफ़ी अच्छा पकड़ था, ठीक है, संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन आधुनिक काल के आते ही इन समस्त स्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इस क्रांति ने मानव की अलौकिक आस्थाओं को लगातार कमजोर करता गया। इस प्रकार पुरानी संस्कृति जो है सांस्कृतिक नैतिक समाज को ध्वस्त कर एक नई समाज क्या है, एक नई समाज पनपा, जिसे पूंजीवादी समाज के नाम से जाना जाता है ना। या पूंजीवादी समाज कहा क्या? इस पूंजीवादी समाज के उद्भव में औद्योगिकरण के विभिन्न चरणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आखिर जैसे हम लोगों ने बताया कि पूंजीवादी समाज का मतलब जन्म होता है, तो इसको जन्म आखिर कोई तो कारण होगा ना। तो इसका जन्म का मेन कारण जो था औद्योगिकरण। जैसे आप जानते हैं 16वीं शताब्दी के बाद से ही यूरोप में औद्योगिकरण का शुरुआत हो जाता है, इंग्लैंड तरफ से। उसके बाद वो धीरे धीरे आते आते समस्त संसार में फैल जाता है, भारत में भी फैल गया। उसके बाद देखते हैं किस तरह से फैक्ट्रियां और फिर शहरीकरण, गाँव से शहरों की ओर लोगों का पलायन, और किस तरह लगातार जो है घर टूट रहे थे, संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार में। इस तरह से जो एक चीज़ होता है वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि पूंजीवादी या जो है बीच में मध्य वर्ग जो आया, किस तरह से जो आपका उपन्यास इनके बीच में संबंध है, उपन्यास को बनाने में किस तरह से उनका योगदान है। तो इस घटना ने ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर प्रवासन के लिए प्रोत्साहित किया, है ना। तो इस घटना ने ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर प्रवासन के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वहाँ उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सुरक्षा, व्यापार और नौकरी की तत्काल उपलब्धता दिख रहा था। आखिर कोई लोग शहर क्यों जाते हैं, वहाँ पे कुछ उनको सुविधाएं, पर्याप्त सुविधाएं मिल रही थी, इसलिए नौकरी के लिए, पढ़ाई, शिक्षा, अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देने के लिए जा रहे थे। और वहाँ पे खास करके जो औद्योगिकरण के कारण वहाँ पे फैक्ट्रियाँ शहरों में, क्योंकि फैक्ट्रियों का जो वहाँ पे स्थापना किया गया ज़्यादातर शहरों के आसपास में, तो वहाँ पे लोग केवल नौकरी के लिए ही ज़्यादातर गए मेन मोटो से, है ना। अब वे अपने परिवार, समाज, संस्कृति से लगातार जो है कटते गए, और एक जो समय बाद उसे बहुत अकेलापन का महसूस होने लगा। जानते हैं कि घर से, अपने परिवार से दूर हो जाने पे उसे एकांत जरूर महसूस होता है सभी को, जिसे दूर करने के लिए नई नई जो व्यवस्थाएं और विद्याएं विकसित करने की महसूस किया गया, जिसमें कल्पना नहीं बल्कि यथार्थ हो, जिसमें क्या है, कल्पना नहीं यथार्थ हो, और जिसका आस्वादन अकेले किया जा सके। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार हो चुका था,
यह वर्ग शिक्षित होने के कारण पाठ्य विद्याओं का रसपान कर सकता था। इस प्रकार उनके खालीपन को भरने के लिए उपन्यास नामक एक विद्या का जन्म हुआ। यानी कि जानते हैं कि अगर जो भी शहर पलायन कर रहा था वहाँ जाता थोड़ा बहुत शिक्षित होता था, वो पाठ कोई भी अगर उपन्यास लिखता है उस पुस्तक को पढ़ने के लिए वो काबिल रहता है, यानी कि जो भी उपन्यास में लिखा गया है वो पढ़ सकता था। तो अपना अकेलापन को दूर करने के लिए उस पुस्तक को पढ़ा। लेकिन देखिए, जब आपको मुश्किलें आता है तो आपको वो सारे सच्चाई हूबहू आपको अगर कोई दिखा देगा तो उसको आपको थोड़ा सुकून होता है। तो इसके पहले तो आप जानते हैं कि उपन्यास आया उसके पहले यथार्थवादी जो उपन्यास है, उपन्यास का भी वैरायटी होता है ना, एक यथार्थवादी हो गया। उसके पहले जो था वो आपका तिलस्मी प्रकार का था, ज़्यादा कल्पनाओं भरे वाला था, जासूसी प्रकार का था। तो वही है, उपन्यास का वैरायटी है। पहले आया जासूसी प्रकार के उपन्यास, कल्पनाओं पर आधारित उपन्यास, जादुई वाला सब। उसके बाद जो यथार्थवादी वाला आया, यानी जो समाज में हो रहा था उनके साथ में वही कोई अगर बोले तो उसको अच्छा लगता था। ठीक है, कुल मिलाकर अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे निष्कर्ष बताया है ना, कि इस प्रश्न का आप निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। तो कुल मिलाकर भारत में उपन्यास का विकास इन्हीं कारणों से हुआ। अंग्रेजों ने नई प्रशासनिक नीति स्थापित की, नई शिक्षा नीति का प्रसार किया और नई तरह की अर्थव्यवस्था शुरू की। यानी कि जहाँ पे आपका क्या था, फैक्ट्रियाँ को ज़्यादा मतलब वरीयता दिया गया शुरू की, जिसने मध्यवर्गीय समाज का विस्तार किया। इसी का परिणाम है कि हिंदी के जो शुरुआती उपन्यास जैसे देवरानी जेठानी की कहानी, भागवती, परीक्षा गुरु आदि की कथा वस्तु जो है मध्यवर्गीय जीवन पर ही आधारित है। हालांकि कालांतर में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग भी उपन्यास के विषय वस्तु के रूप में स्थान पाया, जिसे प्रेमचंद के उपन्यास में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से जो मध्य वर्ग या मतलब जो पूंजीवादी वर्ग का किस तरह योगदान रहा उपन्यास के जन्म में। मध्य वर्ग और पूंजीवादी में यही अंतर है कि देखिए, पूंजीवादी जो अमीर है जिसने यहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित किया, मध्य वर्ग वो हो गया जो गरीब पूरा है और जो पूंजीवादी है पूरा, उसके बीच में एक तीसरा वर्ग जो पनपा ना, उसी को मध्य वर्ग कहते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा पढ़ लिख के और जो फैक्ट्रियों में ही काम करने लगे, यानी पूंजीवादी जो भी पूंजीपति थे उनके अधीन काम करने वाले लोग ही थोड़ी बहुत पैसा कमा लिए, तो बीच में मतलब वो अमीर वाला टाइप का हो गया। लेकिन मिडिल फैमिली हम लोग कहते हैं आजकल, तो वही एक हायर फैमिली, मिडिल फैमिली, एक पुअर फैमिली। तो पुअर फैमिली वो था, मिडिल फैमिली के बाद यहाँ किया जा रहा है एक मिडिल फैमिली, एक हायर फैमिली के बाद। ठीक है, इन्होंने किस तरह से योगदान दिया उपन्यास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उपन्यास और यथार्थवाद में संबंध, आपका प्रश्न ही बनता है, डायरेक्ट बन जाता है कि उपन्यास और यथार्थवाद में संबंध बताइए। ठीक है, या उपन्यास और यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, तो ये सभी प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे तुलनात्मक रूप से संबंध बताने का कोशिश किया गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रश्न का किस तरह उत्तर देना है, हूबहू उसी फॉर्मेट में मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे कि उपन्यास और यथार्थवाद में निम्नलिखित संबंध है। डायरेक्ट हिट किया है यहाँ पे कि क्या क्या संबंध है, एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। क्योंकि इस तरह का जब भी आपका अंतर पूछे या संबंध बताना पूछे तो पॉइंट वाइज दोगे तो आपका, जैसे कि अगर 10 मार्क्स का तो 10 पॉइंट भी आप लिख दोगे तो फुल में मार्क्स आपका मिल जाएगा, एक पॉइंट में 1 मार्क्स, है ना। तो देखिए, उपन्यास का जो संबंध है, उपन्यास का संबंध यथार्थवाद से माना गया है और इसी अर्थ में यह पारंपरिक आख्यायिकाओं, किससे, आख्यायिका जो होता है ना, आख्यायिका वो भी एक आख्यान परक जो है वो खिस्सा टाइप का होता है, से अलग है। यूरोप में 14वीं शताब्दी के आसपास जो है साहित्यिक रचनाओं के 2 प्रसिद्ध वर्ग मतलब का जन्म होता है, एक रोमांस जिसको कहा गया और दूसरा नवास कहा गया। रोमांस का संबंध जो था भावुकता, काल्पनिकता और रोमानियत भरी रचनाओं से थी। इसका मुख्य जो विषय था प्रेम और रोमांचकारी घटनाओं होती थी। वहीं जो देखिए, एक एक करके पॉइंट आप लिखते जाइए क्योंकि आपको पॉइंट भी बताना है ना। वहीं नवास उन रचनाओं को कहा जाता था जो अपने समय की जो वास्तविकताओं को यथार्थ वर्णन करते थे। मतलब जो भी समाज में हो रहा था वो सारी चीज़ों का यथार्थ का वर्णन करना ही आपका क्या हो गया, नवास हो गया। साहित्य का जो यही वर्गीकरण जो है आधुनिक काल तक आते आते नवास नोवेल, यानी कि जो नोवेल बन गया, जिसे हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। आपने देखा कि हम लोग नवास और जो रोमांस का बात कर रहे थे, है ना। रोमांस जो आज का नाटक जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कॉमेडी,
वही पहले रोमांस कहा जाता था। आई होप आप समझ रहे हैं। अब छठा पॉइंट में देखेंगे कि इस प्रकार उपन्यास का जन्म और विकास होता है। वस्तुतः यह अपने जन्म के समय से ही शुद्ध अर्थार्थवादी नहीं रहा था। यानी जानते कि कोई भी अगर बालक ही है, छोटा से ही उसको सारा नॉलेज नहीं हो जाता या सारा गुण दोष उसमें नहीं आ जाता है, धीरे धीरे वो समाज से ही सीखता है। उसी प्रकार जो उपन्यास का जो जन्म होता है उसमें अर्थार्थवादी जो चित्रण होता है, अर्थार्थवादी मतलब कटु आलोचना कर देना, ठीक है, जो समाज में है हूबहू उसी को बताना, मैं नहीं डरता हूँ, जो समाज में है वो मुँह पे बोलूँगा, ठीक है, वो चीज़ हो गया अर्थार्थ। एक होता है आदर्शवादी प्रकार के, मतलब भाई खराब भी है तो उसको थोड़ा सा चलो उसमें मतलब मुलायम सॉफ्टली बात करते हैं, तो वो चीज़ हो गया आपका आदर्शवादी, ठीक है। पुरुषोत्तम राम, उसको एक आदर्शवादी पुरुष के रूप में जब भी हम लोग एग्जाम्पल देते हैं तो पुरुषोत्तम राम श्री राम जी को एक आदर्शवादी पुरुष के रूप में देते हैं, क्योंकि वो किसी को, जैसे कि राम को ही मार के जब मारा लास्ट में, तो फिर लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाओ उससे शिक्षा लो, और वो भी शिक्षा लो तो बहुत मतलब उसके गुरु का सम्मान देकर, तो उस तरह एक आदर्शवादी पुरुष है। तो वैसा ही यहाँ पे आदर्श, उसमें आदर्श का गुण रहता है, और एक अर्थार्थ होता है उसमें जो है उसको डायरेक्ट मुंह पर बोलना, गलत है तो गलत है, सही तो सही, ठीक है। तो जैसे कोई भी विद्या में लगातार विकास आता है, वैसे ही फिर भी उसे एक संक्रमण मतलब फिर उसे एक संक्रमण काल से गुजरना पड़ता है, जहाँ पिछली अवस्थाओं के कुछ गुण दोष अभी बचे रह जाते हैं, है ना। तो वैसा ही उपन्यास का भी मतलब कई चरण आता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं मतलब आदर्शवादी पहले था, आदर्शवादी के बाद फिर वो धीरे धीरे शिफ्टिंग हुआ, आदर्शवादी प्लस अर्थार्थवादी, यानी दोनों का मिला जुला रूप, फिर उसके बाद लास्ट में आप देखते हैं अर्थार्थवादी वाला रूप। उसके बाद फिर इसमें काफ़ी चेंजेज आ गया, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, इस तरह का बहुत सारा आप जो मतलब देखते हैं उपन्यास का टाइप वैरायटी, तो ये वैरायटी का चरण ही समझ लीजिए, ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं कि जो 7वां पॉइंट में कि पश्चिम और भारत में भी जन्मी जो शुरुआती उपन्यासों में जासूसी और काल्पनिक तत्व विद्यमान थे, जिसका केंद्र तत्व रोमांस होता था। 8वां पॉइंट में दीजिएगा 1739 ईस्वी में विश्व का पहला उपन्यास पोमला छपा। तो नाम आप दे सकते हो कि पोमला जो पहला उपन्यास है विश्व का, जिसके लेखक जो है सैमुअल रिचर्डसन थे। इस उपन्यास ने रोमांस के चरम स्तर को छुआ और बिकने में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। मतलब इसमें चरम जो आपका रोमांस का जितना भी गुण होना चाहिए वो सारा गुण इसमें भरा हुआ था, और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया, यानी कि इंटरेस्ट इसमें जनता को से ही ना मिला, तब ना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया बिकने में। नेक्स्ट पॉइंट जो है आप दोगे इसमें कि जन्म के कुछ ही समय बाद उपन्यास अर्थार्थवाद से संबंध हो गया। देखिए जन्मा, उसके बाद वो अर्थार्थवाद का जो है हाथ पकड़ लिया, हालांकि पूरी तरह से अर्थार्थवाद नहीं बन पाया था ना, धीरे धीरे सीखेगा तब बनेगा। अब देखिए कि 1850 के आसपास अंग्रेजी एवं रूसी साहित्यों में ऐसे उपन्यास दिखने लगे जो पूरी तरह से अर्थार्थवाद को समेटते थे, यानी कि जो आप देख रहे हैं 1739 के आसपास में पोमला छपा, वो अर्थार्थवाद के करीब करीब था। उसके बाद 1850 आते आते जो अंग्रेजी वाला था और रूसी जितने भी उपन्यास थे, क्योंकि आप जानते हैं कि उपन्यास का जन्म यूरोप से ही हुआ है, यूरोप वाले पश्चिम देशों से ही हुआ है। तो 1850 के आसपास आते आते आप रूस वाला और अंग्रेजी वाला जितना भी उपन्यास था उसमें आपको अर्थार्थवाद कि जो भी गुण होता है वो सारा देखने को मिलता है। अब उपन्यास का जो अर्थार्थवाद से संबंध होने का कारण यहाँ पे बताया 10वां पॉइंट में। एग्जाम में कई बार ये भी आ सकता है कि उपन्यास का अर्थार्थवादी से संबंध पर टिप्पणी कीजिए, डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है। इसका क्या कारण है? तो मध्य वर्गों का विकास, यानी कि जैसे मैंने बताया ये गरीब वर्ग था, एक पूंजीवादी वर्ग था। पूंजीवादी वर्ग ने यहाँ पे औद्योगिकरण के लिए फैक्ट्रियाँ बसाई, और जो गरीब वर्ग था उसी में जो थोड़ा पढ़ लिख गया था वो वहाँ पे उसके यहाँ काम करने चल गया, ठीक है, मैनेजर का पोस्ट, ई पोस्ट जो भी है, और बहुत सारा मजदूर के लिए भी गया, तो वहाँ थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, और वहीं पे वो अब मध्य वर्ग में आ गया, जो शिक्षित भी था, पढ़ लिख सकता था, ठीक है। तो मध्य वर्ग शिक्षित थे, इन्हें केवल काल्पनिक और रमणीय विद्याओं से संतुष्ट नहीं किया जा सका। यानी कि जैसे कि पहले उपन्यास जो आया था जिसे काल्पनिक था, जासूसी था, चंद्रकांता वाला, परीक्षा गुरु, ये सब आप देखते ही हो, चंद्रकांता संतति जितना भी है, यहाँ तक आप देखते हो प्रेमचंद्र जी का भी गोदान तो अंतिम रचना है उनकी, 1936 में प्रकाशित हुई। जो 1916 के आसपास में जो बाजारे हुस्न नाम से उनकी जो उर्दू में रचनाएं हुआ था, वो सारे उसमें देखेंगे कि रोमांस वाला तत्व ज़्यादा मिलेगा, वो जासूसी भरी ये सारे तत्व वहाँ पे उसके ज़्यादा
रचनाओं में मिलता था, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी जासूसी प्रकार की रचनाएं लिखना समाज में जैसा था वैसा ही लिखना शुरू कर रहे थे। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि उपन्यास यथार्थवाद का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना शुरू किया था, वैसा ही, लेकिन उसमें सारा गुण तो यथार्थवाद का नहीं आ जाएगा, कुछ गुण पहले वाला था। तो ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है कि काल्पनिक और रमणीय क्या है, हाँ, वे अपने मूल समाज से अलग होकर थोड़े समय के लिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रूमानियत की ओर जो मतलब गए, परंतु इसके अतिरिक्त वे अन्य समस्याओं से भी जूझ रहे थे और उसे भी साहित्य में तलाशा। यानी कि जो मध्य वर्ग लोग थे, घर से दूर गए, वहाँ पे काम किए, रहने लगे, लेकिन कुछ दिन लगता है ना, जब आप कहीं पे अच्छी जगह पे जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, बट एक दिन ऐसा समय आ जाता है तब आपको फैमिली के बारे में पता चलता है, फैमिली आपको चाहिए। और चूँकि आपने अपने पेरेंट्स, माता पिता और भी जितने आपका कुल था सबको वहाँ पे छोड़ के आए हो गांव से, तो अब उनकी याद आने लगा। और आप इतना समय से आप बाहर में रहे हो कि आप कटअप हो चुके हो, आपको अब याद आ रहा है और आप गाना शुरू कर दिए हो, ये उन दिनों की बात है ना। तो इस तरह के गाने याद आने लगते हैं। तो ये काव्य वाला तो हो गया, लेकिन अब वो चीज़ वो दूर करने का कोशिश किया था जासूसी और रोमांस वाला उपन्यासों से, लेकिन वो उपन्यासों से भी तो कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी होता है ना, एक दुख का ये लेवल आ जाता है कि नहीं अब सच वाला ही कोई बता दे, ये वाला चीज़ भी नहीं काम करता है। तो इसलिए अब सच वाला ही देखना चाहता था, सच मतलब यथार्थवाद। तो ये यथार्थवाद वाला जैसे कि समाज में उसके साथ क्या क्या हो रहा था, फैक्ट्रियों में जा रहा था, अब फैक्ट्रियों में भी वहाँ पे करप्शन होने लगे, किसी नौकरी देने के लिए पैसा लेने लगा, या पे फैक्ट्रियों में हड़ताल होने लगी, बहुत सारे चीज़ों वहाँ पे उसको समस्याओं ने घेर लिया था। तो इन समस्याओं को भी दिखाने के लिए वो उपन्यास को यथार्थवाद की ओर मोड़ रहे थे जो भी लेखक थे। क्योंकि देखिए समाज क्या होता है, लेखन क्या है, साहित्य क्या है, समाज का दर्पण कहा जाता है। समाज जैसे बदलेगा साहित्य भी वैसे ही बदल जाएगा। तो यही है आपका साहित्य में तलाशा, और साहित्य भी वैसा ही रचना हो गया। अब इसको अब निष्कर्ष आप दीजिए इसका। जैसे हम लोगों ने पहला भूमिका लिखा, फिर थोड़ा सा बॉडी पार्ट में जो भी है मतलब विशेषता मैन लिख लिया। अब इसको यहाँ पे निष्कर्ष थोड़ा दीजिए कि इन सब दबावों ने उपन्यास को यथार्थवाद से जोड़ा, और देखते ही देखते उपन्यासकारों ने इसे तराश कर उस जटिल समाज के संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने वाला गद्य महाकाव्य बना दिया। तो किस तरह से गद्य महाकाव्य बना दिया, तो उपन्यास महाकाव्य क्या है उसमें भी आप कहीं ना कहीं ये जो निष्कर्ष है उसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो। अब एक प्रश्न देख रहे हैं कि उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध बताइए। ठीक है, तो उपन्यास और यथार्थवाद में क्या संबंध होता है, तो कुछ हम लोग नहीं देखेंगे, डायरेक्टली पॉइंट वाइज जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हिंदी उपन्यास और यथार्थवाद में निम्नलिखित संबंध है, डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया। तो निम्नलिखित संबंध क्या क्या है, तो पहला नंबर तो आप देखो कि जो 1882 ईस्वी में हिंदी का जो प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ, यहाँ से प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। यानी देख रहे हैं कि प्रेमचंद एक उपन्यास, जो उपन्यास को हम लोग बांटे हैं 3 काल में, एक प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, और एक प्रेमचंदोत्तर युग, यानी प्रेमचंद के बाद वाला, यानी 3 युग में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रेमचंद का आगमन नहीं हुआ था, यानी प्रेमचंद पूर्व युग, उस युग के जो आप उपन्यास देखेंगे उसी में वही सब है आपका। जैसे 1882 में जो छपा था वो परीक्षा गुरु, ठीक है, और इसके अलावा भी भाग्यवती है, वो सारा भी काफ़ी है, वो सब सारा रोमांच भरी था। ठीक है, मतलब उसमें काल्पनिक था, नैतिक परक था। ठीक है, वो सारा वैरायटी का था। दूसरा में आप देखेंगे कि जो प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा, यही कारण है कि कुछ आलोचक तो हिंदी उपन्यास की शुरुआत ही प्रेमचंद से मानते हैं। तो ठीक है, और तीसरा में देखेंगे कि हिंदी की आरंभिक उपन्यासों में रोमांच और उपदेश का तत्व प्रधान था। तो जो आरंभिक, ये पूछा जा सकता है कि जो हिंदी की आरंभिक उपन्यासों में कौन सा तत्व प्रधान था, तो प्रधान तत्व क्या था, रोमांच और उपदेश। तो देखिए कुछ कीवर्ड जो है यहाँ पे, रोमांच और उपदेश प्रधान तत्व था, मुख्य तत्व था, यानी कि इसी का केंद्र वहाँ पे केंद्रता से मतलब ज़्यादा बताया गया था। रोमांस था, उसमें उपदेश दे रहा था, लोगों को सिखा रहा था रोमांस कराते हुए। इसमें यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया था। आख्यान मतलब खिस्सा टाइप का, एक खिस्सा बोल रहा है लगातार। ठीक है,
इनके लेखक उपन्यास के माध्यम से कोई शिक्षा या उपदेश देना चाहते थे। ऐसे उपन्यासों की सरणी में कुछ का नाम लिखा जा सकता है। आखिर यहाँ पे उपन्यासों का थोड़ा सा परीक्षा गुरु के बारे में बताए थे, तो और भी उपन्यास है, जैसे देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में प्रकाशित नहीं, ये रचना किया गया था। वमा शिक्षक 1872 में रचना किया गया। भागवती 1877 में रचना किया गया। वो परीक्षा गुरु को 1882 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, रचना के बारे में पुस्तक में नहीं लिखा था। ठीक है, तो प्रकाशित किया गया था 1882 में। और चौथा पॉइंट में लिखिएगा कि वर्ष 1891 से लेकर 1915 ईस्वी तक अय्यासी, तिलस्मी, जासूसी व रोमांस प्रधान उपन्यासों का बलबोला रहा, किंतु इनके बीच ही हिंदी उपन्यास में अर्थार्थवाद की घुटी मिलने शुरू होगी। यानी कि अर्थार्थवादी की जो छिटपुट मिलना शुरू हो गया, जो भी उसमें गुण था वो सारा, जिसे कुछ प्रेमचंद्र पूर्व युग के उपन्यासकारों ने शुरू करने का यत्न किया, तो वो सारा उपन्यासकार का यहाँ पे नाम बताया गया है। तो आप देखिए, भुवनेश्वर मिश्र, उन्होंने घरऊ घटना लिखा। बलवंत भूमिहार लिखा। ब्रजनंदन सहाय ने सौंदर्य उपासक लिखा। मेहता लज्जाराम शर्मा ने धूर्त रसिक लाल लिखा। यानी धूर्त रसिक लाल क्या है? उपन्यास है। सौंदर्य उपासक उपन्यास है। बलवंत भूमिहार उपन्यास है। घरऊ घटना उपन्यास है। ठीक है, अब यहाँ जैसे नाम से ही लग रहा है सौंदर्य उपासक, यानी कि उसमें रोमांस ज़्यादा है, तो वैसा ही पहले के जितने भी उपन्यास था वैसा ही प्रधान था। पांचवा पॉइंट में देखिए, भुवनेश्वर मिश्र को प्रेमचंद्र पूर्व युग के सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने जो घरेलू घटना 1893 में और जो आपका 1896 में बलवंत भूमिहार लिखा, घरेलू घटना का जो को हिंदी का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि जो हिंदी का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास का दर्जा किसे प्राप्त है, तो घरेलू घटना किसने लिखा है? भुवनेश्वर मिश्र ने। कब लिखा गया था? तो 1893 में, राइट। तो इसमें मध्यवर्गीय, तो इसमें जिक्र किया है मध्यवर्गीय के एक जो साधारण पारिवारिक व्यक्ति के दैनिक जीवन का, उसमें सूक्ष्म ब्योरे के साथ यथार्थ और प्रमाणिक चित्र उकेरा गया। हालांकि फिर भी उसमें सूक्ष्मता से यथार्थवाद का अंकन इस युग के लेखकों की रचनाओं में नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो प्रेमचंद्र पूर्व युग के लेखक थे, खास करके मतलब कहना भुवनेश्वर वाला में भी, इसमें देखिए सूक्ष्मता का उसने कोशिश किया, लेकिन जो चीज़ बाद के रचनाओं में, जो प्रेमचंद्र की रचनाओं में मिला यथार्थवाद का जो सूक्ष्म रूप, वो चीज़ उस समय नहीं मिला था। ठीक है, समाज का सूक्ष्म अंकन जो नहीं कर पाया था। छठा पॉइंट में देखें कि हिंदी उपन्यास को ठोस स्तर पर यथार्थवाद से जोड़ने का काम तो प्रेमचंद ने ही किया। इन्होंने अपने युग की जो सामाजिक समस्याओं को जो कथानक के रूप में अपनाते हुए यथार्थ शैली में ही उनकी अभिव्यक्ति करवा दी। जैसे आप देखेंगे, सेवा सदन से आरंभ हुआ उनकी जो आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद गोदान तक पहुंचकर पूर्णतः यथार्थवाद में परिणत हो गया। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपका कि जो प्रेमचंद जी ने अपनी जो शुरू किया था बाज़ारे हुस्न उर्दू में लिखा, उसको फिर बाद में फिर अपने खुद ट्रांसलेट भी कर दिया हिंदी में। तो उस सब में देखेंगे उसमें ज़्यादा थोड़ी सी जो है कल्पना ज़्यादा था, और कहने का मतलब आदर्शवाद वाला ज़्यादा था। उसके बाद की जो रचनाएं बीच में आता है, यानी 1916 में वो एक्चुअली देखिए गोदान मतलब कहने का मतलब पहला स्टार्ट कब करता हूँ, प्रेमचंद जी पहला स्टार्ट करता है 1916 में, और उसकी अंतिम रूप से जो है 1936 तक, यानी 1916 से आपका 1936 के बीच में, यानी लगभग 20 साल जो उन्होंने लिखा। 20 साल के करियर में उन्होंने 3 पड़ाव किए। एक तो पहला नंबर आदर्शवादी जो 1916 के आसपास में स्टार्ट होता है। 1916 से लगभग 1925 तक उनका यही बोला जाता है। फिर 25 और लगभग आप रखिए 30 के बीच में उसका जो आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद आ जाता है। आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिलन रूप। ठीक है, और उसके बाद जो आता है आपका वो 1930 के बाद से 1936 में उसने यथार्थवाद पूरी तरह से लिखा, और यही जो गोदान में आप देखेंगे यथार्थवाद का चरम सीमा उसने पा लिया है। अब यहाँ 7वां पॉइंट में है कि प्रेमचंद के बाद भी यथार्थवाद और हिंदी उपन्यास का रिश्ता अनवरत जारी रहा। प्रत्येक उपन्यासकार ने यथार्थ को अपने उपन्यास में प्रश्रय दिया, भले ही उनका स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। यथार्थ प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास का इतिहास वस्तुतः यथार्थवाद के विभिन्न प्रारूपों यथा जो यहाँ पे नीचे में दिया गया है, यानी कि उस रूप में आपको मिलता है। देखिए यथार्थवाद में भी काफ़ी चेंजेज आ गया। जैसे मैंने बोला उपन्यास की वैरायटी में चेंज आया, कई प्रकार के उपन्यास लिखे जाने लगे थे, मतलब कई चरण में। तो उसी तरह फिर प्रेमचंद्र के बाद जो आए उसमें भी काफ़ी चेंजेज आए, क्योंकि हर
लेखक रचनाकार एक जैसे नहीं होते हैं, उनको जो चीज़ अच्छा लगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सामाजिक यथार्थवाद, यानी कि कोई समाज में जो चीज़ है उस पर क्या, जैसे प्रेमचंद कर रहे थे, यानी कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद के बाद के जितने भी लेखक है उस पर दो वर्ग एक आता है, एक जो प्रेमचंद से प्रभावित थे और एक प्रेमचंद से स्वच्छंद होके, मतलब उसका कोई भी प्रभाव नहीं उस पर था, ठीक है। एक समाजवादी यथार्थवाद, एक मनोविश्लेषणवादी यथार्थवाद, और एक आपका जाके स्त्री विमर्श यथार्थवाद, एक दलित विमर्श यथार्थवाद, यदि कई विभिन्न धाराओं में प्रस्फुटित होता रहा उपन्यास में जो यथार्थवाद का रूप। आई होप उपन्यास में यथार्थवाद का क्या रूप था, क्या संबंध था, क्या अंतर था, इस प्रश्न में आप सारा उत्तर यहाँ पे दे पाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी का पहला उपन्यास, क्वेश्चन ही बनता है कि हिंदी का पहला उपन्यास के बारे में बताएं। हिंदी का पहला उपन्यास पर टिप्पणी लिखिए, ज़्यादातर टिप्पणी लिखने के लिए आता है और लगभग छोटा प्रश्न ही आता है, आपको 200 से 250 वर्ड में ही लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी का पहला उपन्यास। इंट्रोडक्शन, जैसे एक पॉइंट वाइज हम लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 करके, तो ये जो पहला पॉइंट है उसको आप इंट्रोडक्शन मान लो, ठीक है। तो जैसे हम लोग कोई भी प्रश्न लिखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर आपका बॉडी पार्ट लिखते हैं, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं थोड़ा सा 1 2 लाइन का। तो आप वैसा ही देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, आप पैराग्राफ भी समझ सकते हो कि एक पॉइंट है मतलब एक पैराग्राफ, 2 पॉइंट है मतलब 2 पैराग्राफ, ठीक है, तो वो समझ लीजिए। हिंदी उपन्यास की शुरुआत उसी युग में हुई जिसे गद्य के विस्फोट का आरंभिक युग कहा जाता है। इस युग में कई विद्याओं का प्रवर्तन हुआ जिनमें उपन्यास भी एक है। इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लेखकों के कारण इस युग का नाम भारतेंदु युग भी रखा गया है। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी का उपन्यास का जो शुरुआती युग है उसको आरंभिक युग भी कहा जाता है, और इस युग में जो भारतेंदु जैसे मतलब इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट किया, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं की, उसके आधार पर इस युग को आरंभिक युग को जो है हिंदी उपन्यास में उसे भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के आरंभिक युग को ही भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर उपन्यास बोला जाए तो हम लोग एक होता है प्रेमचंद्र पूर्व वाला युग, तो उसी को आप कह सकते हो कि भारतेंदु युग की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आप देखेंगे क्या, क्योंकि हम लोगों तो उपन्यास को कैसे होता है वो सारा चीज़ यहाँ पे देखना है, विकास कैसे होता है तब न जानेंगे कि जो पहले रचा गया, पहले प्रकाशित हुआ वही ना हम लोग मानेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। दूसरा में लिखेंगे कि हिंदी के पहले उपन्यास के संबंध में काफ़ी विवाद है, और यह विवाद विशेषकर इन आरंभिक रचनाओं को लेकर। तो कौन कौन रचनाओं के बीच में विवाद है? कोई मानता है आपका पंडित गौरीदत्त की जो देवरानी जेठानी की कहानी है 1870 में लिखी गई, वो पहला उपन्यास होना चाहिए। तो कोई मानता है कि मुंशी ईश्वरी प्रसाद जो हैं कि जो वामा शिक्षक है वो 1872 में लिखा गया, ये है। तो कोई मानता है कि शारदा राम जो फिलोरी के जो भाग्यवती है 1877 में जो लिखा गया वो है। तो कोई मानता है लाला श्रीनिवास की जो परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु, ठीक है, इसका जो प्रकाशन हुआ था 1882 में, शायद मतलब लिखकर भी कंप्लीट हुआ था 1882 में और प्रकाशन भी हो गया था, ठीक है। और तीसरा में आप लिखेंगे कि अधिकांश विद्वानों के बीच मतभेद भाग्यवती और परीक्षा गुरु को लेकर। तो देखिए 2 उपन्यास तो यहाँ पे छंट गया। पहला नंबर ऊपर में आप देखें कि यहाँ पे जो एक है पंडित गौरीदत्त की जो देवरानी जेठानी की कहानी, यानी कि ज़्यादातर विद्वान इसको नहीं मानते हैं। मुंशी जो ईश्वर प्रसाद की जो ईश्वरी प्रसाद का वो भी वामा शिक्षक वो भी आपका इससे हट गया। अब 2 भाग्यवती और परीक्षा गुरु के बीच में ज़्यादा के बीच है मतभेद, यानी कि कोई जीतता है तो कैसे जीतता है, कोई उम्मीदवार ही होता है, पीएम पद पर ही खड़ा हुआ या राष्ट्रपति पद पर ही खड़ा हुआ, कहीं पर भी हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे जिसको ज़्यादा वोट मिला वही जीतेगा। उसी तरह की ज़्यादा वोट 2 के बीच ज़्यादा है, एक भाग्यवती एक परीक्षा गुरु। अब देखेंगे कि भाग्यवती को ज़्यादा वोट मिलता है या परीक्षा गुरु को, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 मत है, एक भाग्यवती मानने वाला एक परीक्षा गुरु। तो एक जो है पहला मत, एक मत के अनुसार 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ मदन मोहन जो है जी के बारे में, मतलब मदन मोहन जी की कहानी बताई गई है, जो कुसंगति के कारण अपना बहुत सा धन जो है बर्बाद कर लेता है, और फिर एक मित्र की सहायता, जो मित्र उसका जो रहता है वो एक एडवोकेट रहता है, ठीक है, की सहायता से इस स्थिति से बाहर निकलता है। इसके अतिरिक्त इस उपन्यास में नई शिक्षा, आधुनिक कृषि, औद्योगिकरण और निज भाषा की उन्नति जैसे विचार भी दृष्टिगोचर होता है।
मतलब अपनी भाषा, जो एक नई शिक्षा नीति जैसे लाना, या आधुनिक कृषि किस तरह होना चाहिए, औद्योगिकरण, अपनी भाषा को सम्मान देना, उसकी उन्नति के लिए प्रयास किया जाना, ये सारा चीज़ वहाँ पे देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर इस उपन्यास का यही भाव है कि जितनी चादर उतने ही पाँव पसार, कहावत को चरितार्थ किया करता हुआ प्रतीत होता है। यानी यहाँ पे जैसे ही पहले ही बताया कि जो मदन मोहन थे, वो उसके पिताजी जो थे एक बहुत बड़ा सेठ थे, उसको विरासत में बहुत सारा धन संपत्ति मिला था, लेकिन वो कुसंगति में पड़ के औद्योगिकरण की जो एक होता है ना दिखावटी वाला यूरोप वाली पश्चिमी देशों का, उसके पढ़ के वो कुसंगति में पड़ गया और काफ़ी धन व्यय कर दिया, जिससे उसे इसी के कारण संकट में पड़ गया। और संकट में बाद में उसका जो एडवोकेट जो मित्र था, उन्होंने इसका फिर वो सारा चीज़ से बचाया, निकाला, उबारा, और फिर बाद में वो सुधर भी गया, यानी उसमें एक सुधार भी दिखने को मिलता है। तो दूसरे मत में क्या है कि हिंदी का पहला उपन्यास सरदाराम फिलोरी रचित जो भागवती को मानना चाहिए। इस उपन्यास का प्रकाशन 1887 में हुआ, परंतु इसका लेखन जो 1877 में ही हो गया था। तो जैसे यहाँ पे देखा कि मैंने ऊपर में जो लिखा था, ठीक है, कि यहाँ पे लिखा था 1877 में सरदाराम फिलोरी का जो लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है सारा को, और प्रकाशन हालांकि 1887 यानी 10 साल बाद होता है। इसमें भारतीय स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की जो शिक्षा दी गई है। लेखक स्वयं कहते हैं, ऐसी पोथी कि जिसके पढ़ने से भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये चीज़ आप देखिए, लेखक स्वयं कर रहे हैं, तो यानी कि शिक्षा के बारे में ही बता रहे थे कि किस तरह से स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा मिलनी चाहिए या उसे प्राप्त करना चाहिए। तो चौथा पॉइंट में लिखेंगे, अब यह माना जाए, जैसे कि दोनों में बता दिए कि ये कुछ मानते हैं ये, और इसका आधार इसमें कहानी ये सारा है। तो वो कहानी क्या क्या लिखा गया, क्या सार में है, वो चीज़ है। यानी कि किसी को आप उपन्यास कब मानोगे, उपन्यास के उसमें तत्व शामिल रहेंगे। उपन्यास के आप जानते हैं कि 6 तत्व होते हैं, है ना, कथानक होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उसके वातावरण होते हैं, देश काल होते हैं, संवाद योजना है, वो सारा चीज़ें देखा जाता है। तो वो सारा चीज़ जिसमें बढ़िया से दिखेगा उसी को मान लेंगे उपन्यास, ठीक है, और जिसका प्रकाशन ज़्यादा हो गया उसी को मान लेंगे। वैसा माना भी गया है। देखिए यहाँ पे अब यह माना जाता है कि परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास है। क्यों? तो इसके समर्थन में 2 तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क, किसी रचना का काल निर्धारण उसके प्रकाशन वर्ष से हो सकता है, न कि लेखन वर्ष से। यानी कि लेखन कब हुआ है इससे किसे पता चलेगा। कोई लिखना शुरू किया जैसे 1916 में, 1916 से लिखते जा रहा, ये लगभग जब तक बाँचा 1936 तक लिखा, ठीक है, उसी उपन्यास को। अब 1936 में पूरा हुआ, प्रकाशन करवा दिया, तब उस उपन्यास का आप रचना काल कब मानोगे? प्रकाशन वर्ष से ही मानना पड़ेगा ना, नहीं तो उतना 10-15 साल तो रचना काल नहीं मान सकते हो, एक ही काल ना मानना होगा। तो इस तरह से, ठीक है, कोई भी रचना साहित्य तभी बनती है जब वह पाठकों तक पहुंचते हैं। और इस संदर्भ में परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 में और भागवती का 1887 में हुआ। यानी कि जो प्रकाशन हुआ है आपका परीक्षा गुरु का पहले हुआ है, भागवती से पाठक के पास पहले पहुंचा है, यानी पाठक पढ़ लिया, उसका रसावधन कर लिया सारा कुछ, तो वही उपन्यास को पहला माना जाना चाहिए। तो पहला तर्क तो ये हो गया। दूसरा तर्क ये है किसके संदर्भ में, कि परीक्षा गुरु ही है पहला उपन्यास, इसके तर्क इसके समर्थक में दिया जा रहा है, कथानक और कथा वस्तु के आधार पर, यानी कि इसमें जैसे कि उपन्यासिक शिल्प के आधार पर, ठीक है। तो अगर पूरा बोला जाए तो दूसरा तर्क है उपन्यासिक शिल्प, यानी कि उपन्यास में जो भी शिल्प विधान है आधार पर भागवती में आदर्शवाद और उपदेशात्मक मानसिकता अधिक दिखता है, यथार्थवादी मानसिकता नहीं के बराबर। दूसरी ओर परीक्षा गुरु में सुधारवादी मानसिकता मिलने के बावजूद इसमें आधुनिक तत्वों का जो उपन्यास में होना चाहिए वो पर्याप्त समावेशन मिलता है। अतः जो है ये अतः मतलब निष्कर्ष, या भाई यहाँ पे एक वाक्य में दिया गया है निष्कर्ष, आप निष्कर्ष लिख दीजिए, वो आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला उपन्यास मानना अधिक तार्किक लगता है और इसलिए माना भी जाता है। आई होप आपको जो समझ में आ रहा है, आप हूबहू आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। बाकी इससे अच्छा भी और भी पुस्तक आप पढ़ रहे हो तो आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर करने का और एक उत्तर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ में फैक्ट्स भी देने का कोशिश कर रहा हूँ। अब जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका जैसे कि एमए में कर रहे हैं, एमएसडी पेपर ये खास करके आपका आता है कि एमएसडी 13 वाला से रिलेट करता है। अगर आप ग्रेजुएशन में हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी में भी आपका सिलेबस आता है, पीसीएस का ऑप्शनल पेपर रखते हैं तो उसमें भी आपका आता है। तो ये सारे के लिए ये हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। हिंदी उपन्यास का विकास
अब देख रहे हैं यहाँ पे कि हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, आखिर उपन्यास का विकास होता है तो इनको हम लोग कैसे समझेंगे, तो वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, है ना। तो देख रहे हैं कि इस वीडियो का जो मेन है कि हिंदी उपन्यास का विकास तो कैसे होता है, इसको किस चरण में बांटा गया, वो सारा चीज़ देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो हिंदी उपन्यास का विकास कब और कैसे तथा किन के प्रयासों से हुआ आदि जानने के लिए इनके इतिहास को सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित किया गया है ना, 3 चरणों में। तो कौन सा चरण आप शायद जानते होंगे, अब बताइएगा कमेंट बॉक्स पर करके कि 3 चरण वो कौन कौन से हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, एक प्रेमचंद युगीन उपन्यास, एक प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, यानी प्रेमचंद्र के बाद वाला, ठीक है। इसका काल भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 1882 से उसके बाद वाला जितने भी उपन्यास है उसको 1882 से प्रेमचंद्र तक यानी 1916 के आसपास तक, क्योंकि प्रेमचंद ने 1916 में ही लिखना शुरू किया, ठीक है। तब तक प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास माना जाता है। तो देखिए 1916 के पहले जितना भी उपन्यास की कैटेगरी में आता है वो सारा आपका आ गया प्रेमचंद पूर्व उपन्यास। दूसरा क्या, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, मतलब प्रेमचंद्र ने 1916 से 1936 तक लिखा, ठीक है। उनके बीच में प्रेमचंद्र के अलावा भी जितने भी प्रेमचंद्र के ग्रुप में थे या उसके अलावा भी कोई लिख रहे थे वो सारा प्रेमचंद युगीन उपन्यास आ गया। और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास क्या हो गया कि प्रेमचंद्र जी 1936 में समाप्त हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गया। जानते हैं गोदान लिखा, उसके बाद भी एक उपन्यास उसने स्टार्ट किया था, हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया, उसके बेटा ने उसको पूरा किया, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी लेखक हैं जो उपन्यास लिखे उन सारे को जो है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए प्रेमचंद जो है पूर्व हिंदी उपन्यास, ठीक है, इसके बारे में तो आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के विकास को सोदाहरण समझाइए। आपका प्रश्न कैसे बनता है, मैंने प्रश्न भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसा ही बनता है। तो अगर ये प्रश्न है तो अब यही लिखिएगा, प्रेमचंद पूर्व युग के बारे में, मतलब जो भी कुछ लिखा रहेगा उसके लिए आपका ये यहाँ पे सारा चीज़ डाला जाएगा, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन का उत्तर जो है आप लिख दीजिएगा, जो भी उत्तर मतलब प्रश्न पूछा जाता है यही उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई भी उत्तर लिखने का हर बार मैं बताता हूँ कि कोई भी उत्तर लिखने के लिए पहला नंबर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना, उसके बाद आपको बॉडी पार्ट लिखना है, उसके बाद बॉडी पार्ट में जो जो आपको लगता है पॉइंट वाइज है, पैराग्राफ रूप में है, जैसे क्वेश्चन का डिमांडिंग है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप वहाँ पे लिखते जाइए और लास्ट में 1-2 लाइन का आप निष्कर्ष टाइप का लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो है इसको उत्तर आप इस तरह लिखिए कि 1882 से लगभग 1916 ईस्वी तक के युग को हिंदी उपन्यास जगत में प्रेमचंद पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। तो भाई मैंने 1882 ही क्यों लिया, देखिए अगर सारा वीडियो मेरा देख रहे हैं आप तो आप देखेंगे कि जो 1882 में जो थे आपका उपन्यास परीक्षा गुरु, उसको हिंदी का पहला उपन्यास का दर्जा दिया गया, इसलिए 1882 को ही काल यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो 1882 से 1916 ईस्वी तक के जो युग को हिंदी उपन्यास जगत में प्रेमचंद पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी उपन्यास के विकास का जो है आरंभिक युग क्या है, आरंभिक विकास का जो है आरंभिक काल है। यहाँ मध्य काल के आदर्शवाद और रोमानियत के तत्व धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और यथार्थवाद के तत्व बढ़ रहे थे। इस युग की जो वास्तविक भूमिका एक पृष्ठभूमि के रूप में है जिसने परिपक्व उपन्यास लेखन को आधार प्रदान किया। हालांकि कोई भी उपन्यास लिखना, एक बच्चा सोच लीजिए कि उपन्यास अब ग्रो कर रहा है, पहले जन्म हुआ उपन्यास का, ठीक है, यानी कि 1882 के आसपास में उपन्यास लगभग जन्म हुआ, यानी तो उसी को पहला उपन्यास कहा जाता है। तो यानी कि 1882 में उपन्यास का जन्म हुआ। अब बढ़ते बढ़ते 1916 तक आया, उसमें जो भी उस समय तत्कालीन समय में 1882 के आसपास में जिस प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी वैसा ही रचनाएं लिखा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा तत्व लिखा गया जो आज हम लोग देखते हैं उपन्यास में है, ठीक है। तो इसलिए उपन्यास ने कुछ सीखा, समाज में जो भी था वो सीखते सीखते उसमें अपना सुधार किया, और सुधार करते हुए उपन्यास बड़ा हुआ और बड़ा हुआ जब, तो उसमें पूरी तरह से जब बड़ा हो गया तो मैच्योर हो गया। मैच्योर हो गया मतलब यथार्थवाद बन गया, यानी सच्चाई बन गया। होता है ना कि सब लोग बोलते हैं कि बच्चा तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें उतना अनुभव नहीं है, मतलब एक अनुभवी आदमी को यथार्थवाद कहते हैं, उसे सारा कुछ समाज के बारे में पता है, उसी को यथार्थवाद कहेंगे, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे जो पहला है
प्रेमचंद पूर्व युग है वो एक्चुअली जो है आधार तैयार किया, आगे जो बनाने वाला था प्रेमचंद्र के लिए आधार तैयार कर रहा था कि प्रेमचंद को किस तरह से उपन्यास लिखेगा, वो उसके लिए वो सारा चीज़ दे रहा था कि मैंने इस तरह लिख दिया है, अब प्रेमचंद्र बेटा बनेगा ना, प्रेमचंद के पूर्व जो भी लिखा वो उसका सोच लीजिए बाप है, तो वो चीज़ लिखा, अब बेटा लिखेगा उससे अच्छा, इस तरह से बेटा को सारा गुण ऑलरेडी रहेगा। जैसे एक साइंटिस्ट कोई कुछ बना देता है, उसके बाद का जो भी साइंटिस्ट बनाता है उसको वाला पढ़ लिख के बढ़िया से उससे अच्छा उन्नत किस्म का डिवाइस जो भी है सिस्टम बनाता है, वो कह सकते हैं कि ये पहला जनरेशन था। अब सेकेंड जनरेशन में आता है आपका प्रेमचंद जी। तो पहला जनरेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं अभी, और क्योंकि हमें लगभग इसमें प्रश्नों का शब्दों में भी लिमिटेशन देना है ना, क्योंकि आपका ये कम से आपका जैसे रहे 10 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का हो, 20 मार्क्स का हो, उस अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। 250 वर्ड, 300 वर्ड, 400 वर्ड उसमें भी देखना है। तो इस समय जो मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए, यानी कि प्रेमचंद पूर्व युग है उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के। पहला एक सुधरवादी यानी कि नैतिक परक यानी उपदेश परक, उपदेश दिया गया था। दूसरा जो है मनोरंजन परक उपन्यास यानी कि जिसमें ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाला था। और एक था ऐतिहासिक उपन्यास यानी जिसमें ऐतिहासिक तत्वों को आधार बनाकर उपन्यास रचा गया। तो देखिए 3 तरह। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सुधारवादी उपन्यास जो है, ये उपन्यास मूलतः धर्म सुधार, देखिए पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, सुधारवादी को यहाँ पे दिया है, उसके बाद पॉइंट। ये उपन्यास मूलतः धर्म सुधार अथवा नवजागरण आंदोलन की प्रेरणा से लिखे गए, यानी कि उस समय जो धर्म सुधार हुए थे, आप जानते हैं कि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर और इंडिया के भी लीडर जो धर्म सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे, राधा राम मोहन राय हो गया, जो आपका विद्यासागर जी हो गए, जितना भी है, चित्तरंजन दास हो गए, महात्मा गांधी है, सारा। तो सुधारवादी जो थे उसी से प्रेरणा लेके वो नवजागरण से रिलेटेड लिख रहे थे। इन्हें लिखने वाले में जो है, अगर इन्हें जो भी लिख रहे थे उस समय, उसमें भारतेंदु मंडल के खास करके लेखक थे, और इसके अलावा जो सरदाराम फिलोरी थे, जिसने तत्कालीन लेखक, मतलब जैसे तत्कालीन लेखक शामिल थे उस समय के, ठीक है। तो मेनली क्या है, भारतेंदु मंडल के लेखक, और इसके अलावा एक अन्य अगर बात करें तो सरदाराम फिलोरी, ठीक है। तो सुधारवादी उपन्यास बात करें तो भारतेंदु मंडल। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि इन्हें सांस्कृतिक सामाजिक पतन व उसे के बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान दिया। इसने सांस्कृतिक जो पतन हो रहा था, अब जानते हैं कि अंग्रेज़ों का यहाँ पे एंटर हुआ था, अंग्रेज आए तो यूरोपवासी वाला चीज़ यहाँ पे होने लगा। तो जो पतन हो रहा था, जैसे कि धार्मिक ही पतन हो रहा था, धर्म परिवर्तन हो रहा था, ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रहा था, वो सारी चीज़ को यहाँ पे ठीक करने के लिए तो नवजागरण चलाया गया था ना, धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था। तो खास करके विषय भी वही बना, क्योंकि देखिए उपन्यास क्या होता है या कोई साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण होता है। समाज जैसा है वैसा ही उपन्यास में भी आपको दिखेगा। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त इन्होंने भारतीय नारियों व हिंदू जीवन शैली जैसे विषयों पर भी उपन्यास लिखा। यानी जानते हैं कि जो उस समय जितने भी चलाए गए विधवा कानून आया, पास किया गया, और फिर महिलाओं के लिए बहुत सारा जो है साउथ में भी देखिएगा मठ सब स्थापित किया गया, नारियों के लिए काफ़ी उसके जो सम्मान को बढ़ाने के लिए, देवदासी प्रथा समाप्त करने के लिए, जो विधवा जो पुनर्विवाह शुरू करवाया, ये सारी चीज़ें काफ़ी जो विधवाओं पर चल रहा था। तो वह उसी को आधार बनाकर यहाँ पे लिखा गया। फिर औपन्यासिक अगर संरचना की, जो यहाँ पे हम लोग विषय देख लिए, विषय वस्तु ये सारा था। इसके अलावा जो सुधारवादी उपन्यास की जो औपन्यासिक शिल्प है, उसमें देखेंगे कि दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक नहीं है। यानी कि औपन्यासिक शिल्प में आप अगर देखेंगे तो जो प्रेमचंद्र के उपन्यास में आपको मिलेगा वो सारा नहीं मिलेगा। औपन्यासिक संरचना मतलब, औपन्यासिक संरचना का मतलब होगी कि औपन्यासिक संरचना में क्या होता है, जो तत्व है उपन्यास का, आप जानते हैं 6 तत्व होता है ना। उसमें विषय वस्तु क्या है, कथानक और कथा वस्तु क्या है, उसमें क्या देश काल है, वातावरण है, संवाद योजना, एक्स्ट्रा जो भी है उसमें, ठीक है 6, वो सारा चीज़ औपन्यासिक संरचना के अंदर आता है। भाषा शैली, वो सारा चीज़। तो कुल मिलाकर इस पर जो है अर्थार्थवाद के तत्व कम और आदर्श एवं उपदेश के तत्व अधिक हावी थे, यानी हावी देखने को मिलता है। इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि आखिर मैंने जब बता ही दिया कि इस काल में ऐसा हो रहा था, तो इसका कुछ तो उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा ना, नहीं तो आपका क्वेश्चन कैसे इफेक्टिव होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स कैसे मिलेगा। तो देखिए लाला श्रीनिवास दास जो थे
यानी जानते कि परीक्षा गुरु 1882 में हुआ था, मैंने पहले भी बोला। और काफ़ी सारे प्रश्नों का जो मैं उत्तर लिखवाने का कोशिश कर रहा हूँ उसमें भी मैंने बताया कि जो लाला श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु है 1882 में जो इसका लिखा भी गया वो प्रकाशित भी हुआ, ठीक है। और इसी को जो है हिंदी का पहला उपन्यास का भी दर्जा प्राप्त है। सादाराम फिलोरी, भागवती, ठीक है। और जो राधा कृष्ण दास है, निसहाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट, 100 आजान एक सुजान नामक जो है उपन्यास लिखा, और ये सुधारवादी प्रकार का ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने देखा, तो जैसे कि यहाँ पे देखा ना आप कि परीक्षा गुरु, ठीक है, तो कई बार आता है कि परीक्षा गुरु के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करने के लिए भी आ जाए, तो चाहो तो आप इस वीडियो को परीक्षा गुरु वाला भी देख लीजिए, अदर आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षा गुरु जो आप देख रहे हैं इस पर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है, या इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है, क्यों, वर्णन करें। आखिर तो क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है ना, तो आप देखो किस तरह उत्तर लिखेंगे। देखिए मैं उत्तर फॉर्मेट में ही लिखा है, आपको इंट्रोडक्शन, फिर आपका जो भी बॉडी पार्ट है, फिर लास्ट में आपका निष्कर्ष। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लिखते लिखते आपका एक कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि नहीं हमें इस तरह उत्तर फॉर्मेट लिखना है। तो पहला जो मैं पॉइंट दिया हूँ मतलब ये भूमिका जैसा ही है कि लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, तो पहले तो ये बता दे भाई माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि क्यों माना जाता है, मतलब हाँ माना गया, आपको प्रूव ही करना पड़ेगा कि क्यों माना जाता है। तो यहाँ पे पहला भूमिका में ही लिख दिया कि हाँ माना जाता है। तो अब क्यों माना जाता है आप बताइए उसको। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के, तो क्यों माना जाता है उसके लिए तो आपको जो भी उपन्यास में तथ्य है, कथावस्तु है, यानी कि औपन्यासिक शिल्प को देखना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि इस उपन्यास के जो औपन्यासिक शिल्प को देखें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस उपन्यास की जो कहानी दिल्ली के एक दरबारी या साहूकार कह सकते हैं लाला मदन लाल की है, जिसे अपने पिता के से अपार धन संपत्ति विरासत में मिलती है, लेकिन वो पश्चिमी जो आधुनिकता और दुर्व्यसन यानी कि जो आपका कहना मतलब कुसंगतियों आदि में फंसकर जो लगातार अपनी धन का अपव्यय करता है, यानी कि फिजूल खर्ची करता है, जिससे वह कई प्रकार के संकटों में फंस जाता है। अंततः वह अपने बुद्धिमान व शिक्षित वकील दोस्त जिसका नाम है लाला ब्रजकिशोर के प्रयासों से संकट से उबारता है और फिर वह सुधर भी जाता है। तो इस तरह देखते हैं उसमें सुधार भी आता है, इसलिए इसको सुधारवादी आंदोलन सुधारवादी आंदोलन का प्रभाव भी कह सकते हैं, और सुधारवादी मतलब उपन्यास की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है, मतलब रखा भी गया है, आपने पहले भी देखा। अब यहाँ पे कथा वस्तु देख लीजिए कि कथा वस्तु अगर देखें तो कथा वस्तु केंद्र विचार वो चित्रण पद्धति को देखते हुए परीक्षा गुरु को उपन्यास की अपेक्षा उपदेशाख्यान कहना अधिक उचित होगा, यानी कि इसमें उपदेश ज़्यादा दिया गया है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए, इस तरह का उपदेश दिया गया, यानी सुधारने का एक विचार बताया गया सामने वाले को। तो इस उपन्यास के जो पत्र है कार्यरत कम है, जो यहाँ पे पात्र जो है, ठीक है, क्या है पात्र, जो भी यहाँ पे चरित्र होता है ना, तो इस उपन्यास के जो पात्र हैं कार्यरत कम, यानी कि काम करते हुए कम दिखते हैं, वार्तालाप ज़्यादा करते हैं, मतलब बातें ज़्यादा, संवाद ज़्यादा है, से अधिक संलग्न दिखाई देते हैं, तथा इसके जो पात्र हैं जीते जागते प्राणी न होकर किसी न किसी गुण या दोष के प्रतीक बन गए हैं, ठीक है। इसमें ऐतिहासिक और दंत कथाओं की भी अधिकता है। ऐतिहासिक और दंत कथा मतलब जिसमें कहने का मतलब ऐसा है जो झूठी कथाओं मान्यताओं पर आधारित है, ऐतिहासिक के ज़्यादा, ठीक है। अब निष्कर्ष मैंने बताया कि निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, तो क्यों मानते हैं, तो पहला ऊपर में जो जो चीज़ बता दी है उसी को आप निष्कर्ष में बताइए, अब क्लियर कर दीजिए कि हाँ क्यों मान रहे हैं। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि यद्यपि केंद्र विचार उसके दृष्टांतीकरण तथा चित्रित जीवन में वैशिष्ट्य के अभाव है, यानी कि उसमें जो भी विशेषताएं एक होना चाहिए यथार्थवाद का, के अभाव के कारण परीक्षा गुरु उपदेश शिक्षायन यानी उपदेश और आख्यान तो अगर मिला दें एक साथ में तो उसको हम लोग कहते हैं उपदेशाख्यान की श्रेणी में आता है। पर पात्रों और उसकी जो कार्य व्यापारों की अथार्थता, वास्तुशिल्प की नवीनता और भाषा संबंधी जो अथार्थवादी दृष्टिकोण है के कारण यह उपन्यास के अधिक निकट, इसलिए उपन्यास माना जाना चाहिए, ठीक है। आई आप समझ गए होंगे कि ये क्यों इसको हम लोग उपन्यास कहेंगे, ठीक है। चलिए अब जो जैसे यहाँ पे दूसरा टाइप का ही था प्रेमचंद्र, आपका जो पूर्व युग का उपन्यास में एक पहला ने आपने देखा एक सुधारवादी, यानी कि उसे उपदेशात्मक कहिए या नैतिक परख कीजिए, नीति परख।
तो दूसरा वैरायटी का तो वो मनोरंजन परक था, यानी कि इंटरटेनमेंट, इसमें इंटरटेनमेंट ज़्यादा करेगा। तो इस काल में जो दूसरे प्रकार के उपन्यास मनोरंजन परक थे, जिसमें 2 प्रकार की प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती है। तो पहला तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास और दूसरा जासूसी उपन्यास। तो देखिए, तिलिस्मी शब्द यूनानी शब्द टेलिस्मा से बना, यानी टेलिस्मा शब्द से हुआ है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जादू या इंद्रजाल या भ्रम जैसे कहते हैं ना उसे। तथा अय्यारी अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि इस या अय्यारी अगर शब्द देखा जाए, देखिए अय्यारी यहाँ पे स्पेलिंग में आप एक जगह स्पेलिंग आपका लिखा गया है, तो ये स्पेलिंग पे ज़्यादा ना दें, अय्यारी, ठीक है, अय्यारी। काफ़ी अय्यारी वाला में क्या होता है, उसके पास में अय्यारी काफ़ी मतलब जो अननेचुरल, मतलब अजीब टाइप का उसका शक्ति रहता है, जो सामान्य मनुष्य पर नहीं रहता। जैसे उड़ जाएगा वो, उसके आँख से, हाथ से, मुंह से आग निकल जाएगा, उस तरह का शक्तियाँ अय्यारी के पास होता है, यानी कि एक चुड़ैल, डायन, ये सब कह सकते हो, ठीक है। तो शब्द होता है हारफन मौला या जादूगर, ठीक है। तो जादू है, वो जादू कर देता है, जादूगरी। तो ये उपन्यास जादुई किस्म के कथानक पर आधारित होते थे, जिनमें घटनाओं में जो कारण और कार्य की संगति नहीं दिखते थे, यानी कारण और कार्य, उसमें जो कारण है और कार्य मतलब क्या हो गया, जो मतलब इस लिखा गया और उसका कार्य क्या हो जा रहा है, वो काफ़ी संगति नहीं होता है। लिखा गया एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उसमें उसके लोगों को बताने के लिए, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ को मतलब ऐसा बता दिया है कि एक मनुष्य का बात कर रहा है, लेकिन मनुष्य का गुण ही नहीं है, यानी जो चीज़ बात कर रहा है वो ऐसा गुण ही नहीं है, उसमें बहुत एक्स्ट्रा गुण दे दिया गया है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ पे उसके भावों को प्रकट किया गया है। अगला पॉइंट में लिख देंगे आपकी जो नायक होते हैं यहाँ पे मनुष्य होकर भी, यानी नायक में स्त्री या पुरुष ज़्यादा हो सकता, दोनों हो सकता है, ठीक है। मनुष्य होकर भी अप्राकृतिक शक्तियों से युक्त होता था और वह अलौकिक और अति प्राकृतिक शक्तियों से टकराता था। यानी कि जैसे वो पृथ्वी पर कोई दूसरा अगर आपका ग्रह टकरा रहा, तो जाके उस ग्रह को ही अपना हाथ से धकेल के ही कर देगा, या तो जो भी अपने शक्तियों से पृथ्वी को बचा लेगा। इस तरह के अप्राकृतिक, मतलब जो आम मनुष्य नहीं कर सकता वैसा। हालांकि जासूसी प्रकार के उपन्यासों का कथानक जादुई तो नहीं होता था। देखिए, जैसे जासूसी था इसमें, और एक था आपका जैसे अय्यासी है ना। तो अय्यासी वाला में हालांकि जासूसी प्रकार, एक अय्यासी वाला में देख लिया, उसमें जादू रहता था, और जो जासूसी प्रकार का होता था उसमें कथानक जादुई तो नहीं होता था, किंतु बेहद रहस्यपूर्ण और रोमांच से भरा होता था। किसी जो हत्या या अपराध की जो तहकीकात करते हुए जो जासूसी नायक खतरों में से भी खेलकर अंत तक जो है सच को ढूंढ ही लेता था अंत में। यानी जैसे खतरों की खिलाड़ी आप देखते हैं, उसमें आप देखिएगा किस तरह से ये होता है, या क्राइम अलर्ट ही देख लीजिए, या आप देख लीजिए CID देख लीजिए, है ना। तो CID में किस तरह से होता है कि मतलब कोई भी घटना, एक होता है कि उसको कटघरे में खड़ा कर दिया और लास्ट में वो एक्सेप्ट भी कर लेता है कि नहीं उसी ने दोष किया, लेकिन फिर बाद में ऐसा उसमें कहानी का ट्विस्ट आता है कि बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली दोषी है ही नहीं, दोषी तो कुछ दूसरा था। फिर लास्ट में उस दोषी को पकड़ा जाता है। उस तरह से कहानी में ट्विस्ट ला जाता था, रहस्यपूर्ण, ठीक है। इस प्रकार की जो कुछ उपन्यास, इसमें मतलब जो भी आपका जासूसी और अय्यासी प्रकार के उपन्यास है, उसमें आप देखेंगे कि देवकी नंदन खत्री का जो चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति है, ये अय्यासी प्रकार का है, जब मतलब जादू इसमें ज़्यादा दिखता है, ठीक है। किशोरी लाल चंद्रकांता, देखिए वही चंद्रकांता, आप सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब में काफ़ी वीडियो आपका मिल जाएगा। चंद्रकांता नामक एक सीरियल भी है। किशोरी लाल गोस्वामी, उन्होंने तिलिस्मी महल लिखा, इसमें भी जादू से रिलेटेड पूरा है। और गोपाल राम गहमरी है, सरकटीलास, जासूस पर जासूस, तो ये क्या है, ज़्यादातर ये जासूस भरी रचनाएं लिखा, गोपाल राम गहमरी। तो आप तीनों नाम रखिए। देखिए, आपको लिखने के लिए आखिर तो चाहिए ही, फैक्ट भी चाहिए। तो देखिए, ये सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बुक में आपको ये सारा मिलेगा। और आपका जो भी आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या MA में पढ़ रहे हैं या ये PCS का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका जो भी एक मतलब स्टैंडर्ड बुक होता है, उसमें आपका ये सारा नाम ज़्यादातर मिलेंगे, और यही सारा मेन ही है, ठीक है। प्रसिद्ध लेखक है, प्रसिद्ध ये सारा चीज़ है, बुक है, तो इसके बारे में आप रखिए और अपना जो उत्तर है बढ़िया से प्रकट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे चंद्रकांता, जैसे हम लोगों ने एक देखा था उपन्यास परीक्षा गुरु, है ना, उसमें बताया था कि परीक्षा गुरु के पर टिप्पणी कीजिए, या परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है क्यों, तो उस पर टिप्पणी कीजिए या बताइए, रेखांकित कीजिए, जो भी है वो चीज़ वहाँ पे
किया था। तो चंद्रकांता भी काफ़ी ये है, तो चंद्रकांता के बारे में अगर आप चाहें तो देख लीजिए, अन्यथा चंद्रकांता का अगर है रुचि तो देख लीजिए, अन्यथा आप थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो क्या है, देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित जो है जादुई किस्म का उपन्यास है। तो पहला नंबर तो क्या है, ये जादुई किस्म का उपन्यास है, किसने लिखा, देवकीनंदन खत्री ने। इसमें मूलतः एक प्रेम कथा का वर्णन है, यह शुद्ध लौकिक प्रेम कहानी, यानी कि लोक का ही है, इसी लोक का है, ये लौकिक ही है, आम मनुष्य जैसा ही है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, इसलिए इसको तिलिस्मी प्रकार का कहा जाता है ना, जिसमें तिलिस्मी वो अय्यारी के अनेक चमत्कार पाठक को चमत्कृत कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे तिलिस्मी प्रकार के, जादुई प्रकार के, अय्यारी प्रकार के, अय्यारी मतलब जो जादुई करता है ज़्यादा, ठीक है। जैसे अय्यारी अभी अरबी शब्द का जो हरमन मौला होता है ना, शब्द ही मैंने बताया था। इस उपन्यास की जो आधार कथा है ना, आधार कथा यानी कि ये उपन्यास किसके आधार पर लिखा गया, तो इस उपन्यास जो है नौगढ़ था ना, नौगढ़ की जो राजा थे सुरेंद्र सिंह के पुत्र जो वीरेंद्र सिंह थे, यानी कि वीरेंद्र सिंह नायक है यहाँ पे, और विजयगढ़ की जो राजा जय सिंह की पुत्री चंद्रकांता, यानी कि दो, यानी कि एक लवर एक बिलॉर्ड, यानी उसके प्रेमी और प्रेमिका, यानी यहाँ पे ये प्रेमी है ये प्रेमिका है, ठीक है, कि प्रणय और परिणय की कथा है। उनके बीच में जो प्रेम होता है, किस तरह से वो उड़ उड़ के इधर उधर से करके, देखिएगा सीरियल आप सर्च करके देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो वस्तु संगठन संवाद कौतूहल, यानी कि जो भी आप इस उपन्यास का औपन्यासिक शिल्प देखेंगे, पाँचों छः शिल्प होता है ना, 6 तत्व होता है ना इसका उपन्यास का, तो वो सारा चीज़ आप एक एक करके चाहो तो, अगर ज़्यादा वर्ड में आपको लिखना है तो उपन्यासी शिल्प एक एक करके आपको जिक्र कर दीजिए, और ना थोड़ा सा टिप्पणी करना है तो आपको वर्ड का भी ख्याल रखना होगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दिया, बाकी आपको जैसा डिमांड है क्वेश्चन का आप करते जाइए, ठीक है। इसमें देखिएगा कि कौतूहल, किला, दरवाजा, खंडहर, नदी, झील, वृक्ष, पंछियों आदि का चित्रात्मक यहाँ रूप से किया गया है, इतना मजा लगेगा मत पूछिए। शैली में प्रकृति चित्रण, युगीन परिस्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से अंकन, हिंदी उर्दू के मिश्रित शब्द मिला है, उसकी जो भी वार्तालाप होता है, आदर्श की स्थापना भी किया गया है, कि जो भी प्रेम होता है उन दोनों के बीच में, उसमें प्रेम के लिए भी आदर्श करता है, त्याग करता है, उस तरह से वहाँ काफ़ी चीज़ें देखना पड़ेगा कि अपने फैमिली के लिए कैसे वो बचाने के लिए मतलब खतरा मोल भी लेता है, और ठीक है लोगों को बचाने के लिए अपने जो मतलब जितने भी जनता है उसको बचाने के लिए, तो नैतिक उपदेश सब कुछ दिया गया है, ठीक है। यानी कि लास्ट में जैसे कि बचाया, अगर लोगों को बचा रहा है तो नैतिक उपदेश भी दे रहा है ना, कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आदि चंद्रकांता की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि चंद्रकांता में कुछ मूलभूत ये सारी चीज़ें मिलता है। अब जो देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले ही उपन्यास का जो प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास में आप देखेंगे 3 प्रकार का मैंने बताया था, है ना। पहला क्या बताया था, भूल गया क्या। पहला मैंने बताया था कि सुधारवादी, यानी उसी को आप उपदेश परक कह दीजिए या नैतिकवादी कह दीजिए, और दूसरा मैंने बताया कि मनोरंजन परक, यानी इंटरटेनमेंट वाला, जिसमें जादुई वाला है, यानी कि अय्यासी और जासूसी प्रकार का, और तीसरा जो ऐतिहासिक उपन्यास, यानी कि इसमें इतिहास की कोई विषय वस्तु उठा लिया जाता है मेनली, इसीलिए इसको ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे इसका कि इस युग के जो तीसरे प्रकार के जो उपन्यासों की विषय वस्तु किसी ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित होते थे। इस काल के जो रचनाकारों ने 2 कारणों से ऐतिहासिक विषय वस्तु का चयन किया। तो क्या कारण थे, पहला तो कुछ ने नवजागरण की चेतना से युक्त होकर इतिहास के कुछ गौरवशाली प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण किया। तो कुछ ने क्या किया, कुछ अन्य लेखकों ने इतिहास को सिर्फ नारी पुरुष के रोमांस को दिखाने के लिए एक आवरण के रूप में ऐतिहासिक घटनाओं को प्रयोग किया। यानी कि इतिहास में जो अगर कोई राजा है और राजकुमारी है, दोनों के बीच में किस तरह प्रणय का होता है, किस तरह प्रेम होता है, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। जैसे आप पद्मावत वाला देखते हैं ना, मलिक मोहम्मद जायसी का, तो उसमें आप देखिएगा कि वो मतलब काव्य है, महाकाव्य है ना। तो वहाँ पे मैंने उसी प्रकार का यहाँ पे दिखेगा कि ये हालांकि महाकाव्य नहीं है, ये कविता फॉर्म में नहीं लिखा गया, ये तो गद्य फॉर्म में लिखा गया, लेकिन मैं कहना वही चाहता हूँ कि जैसे उसमें राजा रतन सेन है और जो पद्मिनी है राजकुमारी, उनके बीच में प्रेम का किस तरह से होता है कि राजा उस पद्मिनी को पाने के लिए किस तरह से समुद्र 7 समुद्र पार होने के लिए कितने कठिनाइयों से जाके उससे मिलने के लिए कोशिश करता है। तो ये सारा चीज़ें इस मतलब इतिहास वाला भी उपन्यास में जस्ट उसी तरह का, जैसे राजा रतन सेन और अगर राजकुमारी जो पद्मिनी, इनके कहानी को अगर उठा लिया और कोई उपन्यास लिख दिया तो उसी को हम लोग ऐतिहासिक उपन्यास कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या,
एक आवरण रूप में ले लेता है, यानी कि आवरण मतलब उसको केवल ढांचा तैयार करने के लिए ले लिया जस्ट, और उसके बीच प्रेम करवा दिया, पूरा ये सारा कुछ ये करवा दिया। इन उपन्यासों के इतिहास बोध काफ़ी अपरिपक्व है, यानी कि उसमें इतिहास की कोई बोलिएगा फैक्चुअल चीज़ देता है, वो चीज़ नहीं है। इसमें कोई सच्चाई प्रमाणिक नहीं है। इसमें ऐतिहासिक तत्वों की संरचना काफ़ी ढीली ढीली है, मतलब थोड़ी बहुत लगेगा कि हाँ भाई ये नाम तो यहीं है, उसी का लिया जा रहा है, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया था, वो ऐसा नहीं था। उसमें इतना ज़्यादा मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण कर देता है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए इनका कुछ विशेष महत्व नहीं है, मतलब उपन्यास की कैटेगरी में तो रखा गया है, इसलिए ऐतिहासिक क्या है ज़्यादा है। जो भी थोड़ा महत्व अगर बात करें तो केवल इसलिए कि इसमें इतिहास में रचा गया, मतलब इतिहास में रचा गया इसलिए है। बाकी ये इसलिए महत्व नहीं है कि इसमें औपन्यासिक संरचना आने, जो भी उपन्यास का छेद तत्व होता है वो सारा चीज़ में अगर देखा जाएगा तो उसके से कंपैरिजन करें तो इसे उपन्यास नहीं मानना जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। इस श्रेणी के कुछ उपन्यास का अगर उदाहरण दे दिए, क्योंकि आपको अगर उपन्यास बोला तो उपन्यास का उदाहरण नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। सामने वाला जो कॉपी चेक करेगा उसके बोलेगा कि ये लड़का केवल ऊपर ऊपर में लिख दे रहा है, या जो भी स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस श्रेणी के जो कुछ उपन्यास है इस प्रकार है। तो किशोरी लाल जो गोस्वामी है उन्होंने तारा लिखा, रजिया बेगम लिखा, रजिया बेगम नाम से ही आपने सुन लिया, आदर्श रमनी, मिश्र बंधु का वीरमणि, बाबू जो बिरजानंद साय उन्होंने लालचीन लिखा। तो ये सारा आपने देखेंगे, हालांकि आप सारा चीज़ नाम में आप एक ही नाम से शायद प्रचलित होंगे, जो किशोरी लाल गोस्वामी ने एक रजिया बेगम नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। रजिया बेगम मतलब वही जो आप देखते हैं दिल्ली सल्तनत काल में, कि दिल्ली सल्तनत के काल में एक मुस्लिम महिला शासक बनने वाले पहली महिला, तो बस उस तरह से एक इतिहास का आप ये चीज़ मिल गया रजिया बेगम। लेकिन वहाँ पे आपको बहुत जो रजिया बेगम थी वैसा चीज़ वहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसकी जैसे कि किसी का जो आत्मकथा होता है ना, जीवनी कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि दूसरा कोई लिख रहा है ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा। आई होप जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ समझ पा रहे होंगे, और आप अच्छा से उत्तर लिख भी पा रहे होंगे, और वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो रहा है। और काफ़ी वीडियो जैसा भी लग रहा है कमेंट बॉक्स में करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें अच्छा लगता है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और हम कोशिश भी करते हैं कि आपका जैसे कमेंट होता है उसके अनुसार भी वीडियो में लाते हैं, ठीक है। देख रहे हो कि प्रेमचंद युगीन उपन्यास है ना। इसके पहले का जितना भी हम लोग देखे हैं कि प्रेमचंद युगीन मतलब प्रेमचंद पूर्व युग का उपन्यास के बारे में जितना टाइप का था, आपका सुधारवादी था, आपका मनोरंजन परक था, आपका जाके ऐतिहासिक प्रकार का उपन्यास लिखा गया। अब धीरे जैसे बताएं कि जो प्रेमचंद युग का अगर पूरा अगर बताया जाए, प्रेमचंद युग के पूर्व वाला जो उपन्यास है वो प्रेमचंद के लिए एक आधार तैयार किया, यानी एक पृष्ठभूमि तैयार किया। यानी जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो नीचे में बोलता है कि आपको बढ़िया से जो भी चीज़ है वो नीचे बनाना है, ताकि आप अगर एक छत बनाते हो आज, भविष्य में अगर 2 छत भी बनाओगे तो दिक्कत नहीं है, 3 छत भी बनाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। यानी कि वैसा ही एक आधार तैयार करने का काम किया प्रेमचंद पूर्व युग वाला। देखिए प्रेमचंद युग हम लोग क्यों लिखें, ये कन्फ्यूजन है ये आप समझ लीजिए कि जनरेशन 1, ठीक है, जनरेशन 1 के बारे में लिखा, उसके बाद जनरेशन 2, जनरेशन 3G तक का उपन्यास को माना गया है ना। तो 4, 5G आया, लेकिन वो सब फिर हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले जान लीजिए जो पहला जी है ना, एक्चुअली देखिए प्रेमचंद जी उपन्यास के क्षेत्र में उनका नाम सबसे ऊपर है, इसलिए उसी के नाम पर रख दिया गया है सारा युग का नाम। यानी कि जो 1G है, पहला जनरेशन है, पहला युग है जो उपन्यास के काल में, तो उसी को प्रेमचंद के पूर्व है, पहले आया है, इसलिए उसको प्रेमचंद पूर्व बता दिया। अब प्रेमचंद जी उस समय है, प्रेमचंद जी ज़्यादा लिख रहे थे और प्रेमचंद जी के साथ में भी कोई लिख रहे थे, तो उसी को प्रेमचंद युगीन कर दिया। मतलब प्रेमचंद जी जब तक लिखना शुरू किए और जब तक लिख रहे थे तब तक जब जिसने भी लिखा उन सभी को प्रेमचंद युगीन उपन्यास कार कहा जाता है, ठीक है। और उसने जो भी उपन्यास लिखा वो सारा प्रेमचंद युगीन उपन्यास। तो यहाँ पे देखिए 1916 से 1936 के बीच रचा गया उपन्यासों को इसी श्रेणी में रखा जाता है। तो पहला नंबर आप, क्योंकि देखिए यहाँ उपन्यास के बारे में बता, जो भी पूछा जाए रेखांकित कीजिए, उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए, तो जैसा क्वेश्चन का डिमांड है उस अनुसार से आप लिखिए। अगर एक्स्ट्रा चीज़ भी आप इसमें नहीं जोड़ पाते हो तो हूबहू यही लिख दीजिए, चाहे क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है, अगर खाली प्रेमचंद युगीन उपन्यास हो तो आपका सारा चीज़ इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे यहाँ पॉइंट वाइज लिखा गया, तो पॉइंट 1 है, मतलब ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है।
इंट्रोडक्शन को हालांकि और थोड़ा सा बढ़ा कर लिख सकते हैं कि 1916 से 1936 के बीच रचा गया उपन्यासों को इसी श्रेणी में रखा जाता है। 1916 में प्रेमचंद जी ने उपन्यास को मतलब लिखना शुरू किया, इसलिए तो प्रेमचंद्र के जो आगमन जो है 1916 हिंदी उपन्यास के इतिहास में युगांतकारी घटना माना जाता है। मतलब युगांतकारी मतलब युग परिवर्तन का। तो प्रेमचंद्र के पूर्व जो भी उपन्यास लिखे जा रहे थे वे, आप देखिए प्रेमचंद्र जैसे प्रेमचंद्र लिख रहे हैं तो कैसे फर्क करोगे, आपको बताना होगा ना कि प्रेमचंद्र के पहले किस तरह उपन्यास लिखी जा रही थी, तब ना आप बता पाओगे कि प्रेमचंद्र जो भी प्रकार के उपन्यास लिख रहे थे उसमें क्या विशेषता है। तो विशेषता बताएंगे। तो पहले आप बता दो तीसरा नंबर में जैसे हम लोग लिख रहे हैं कि प्रेमचंद के पूर्व जो भी उपन्यास लिखे जा रहे थे वे अपनी बाहरी ढांचे में तो उपन्यास थे, मतलब बाहरी ढांचे में तो दिख रहे थे, उसमें आपका सारा कुछ दिख रहा था जो उपन्यास के आपका 6 तत्व मिलते हैं। कथानक हो गया, कथा वस्तु हो गया, उसमें जो भी है भाषा शैली हो गया, संवाद जो भी है, ठीक है, सारा चीज़ 6 तत्व उसमें मिल रहा था। लेकिन परंतु जो औपन्यासिक तत्वों और यथार्थवादी जो दृष्टिकोण के नज़रिए से बेहद अविकसित थे, ठीक है। बाहरी ढांचे में उपन्यास जैसा दिख रहे थे लेकिन औपन्यासिक तत्व जो 6 तत्व थे वो उतने मतलब उसमें तत्व तो 6 तत्व शामिल कर दिया गया था, लेकिन वो तत्व का जो मेनली होना चाहिए, जैसे कि कहने का मतलब कथानक होना चाहिए एक उपन्यास का। कैसा कथानक तो उसने यूज कर दिया कि ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया, लेकिन वो कथानक में एक डिटेल्स में अगर जो चीज़ मिलता है वो सारा चीज़ नहीं था, ठीक है, मतलब अविकसित था, क्योंकि ये बच्चा था ना उस समय, फर्स्ट जनरेशन वाला छोटा ही रहेगा, कम ही जानेगा ना। अब जो चौथा पॉइंट में आप लीजिए या चौथा पैराग्राफ में देखिए मैं पॉइंट वाइज किया है, तो आप उतना बड़ा बड़ा एक पैराग्राफ ही लिख सकते हो। देखिए छोटा छोटा जितना लिखेंगे आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा। सपोज मान लीजिए 10 मार्क्स का है, अगर 10 से 15 आप पॉइंट ही लिख दोगे तो जो कॉपी जांच करने वाला है तो उसको देखेगा ही कि यार भाई सारा चीज़ वो डायरेक्ट जो जो लिखना था वो तो लिख ही दिया है ना। तब इसको काटिएगा कहाँ पे, नंबर आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। ज़्यादा लिखने से आपको नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके पूर्व तक जैसे वर्ड लिमिट भी रहता है कई बार, जैसे 500 वर्ड में है तो 500 वर्ड में आपको लिखना अनिवार्य है, फिर भी अगर जैसे होता है उस हिसाब से आपको लिखना होता है, ठीक है। तो केवल वर्ड ज़्यादा लिखने से आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप उसको एक बढ़िया वे में लिखिए, आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो 4 नंबर में देख रहे हैं कि इसके पूर्व तक के उपन्यास न तो समाज का चित्र बन सका था और न ही महाकाव्यात्मकता का जो शिल्प दृष्टि से ही सुदृढ़ हो पाया था, यानी कि समाज का यथार्थ चित्रण नहीं कर पा रहा था इसके पहले वाला में। अब प्रेमचंद्र के बारे में बोलते हैं, यानी कि प्रेमचंद इस युग के बारे में देखते हैं 5वां नंबर में कि प्रेमचंद सिर्फ 20 वर्ष, यानी कि जानते हैं कि 1916 से 1936 तक की, यानी कि 20 वर्ष के लेखन कार्य में ही हिंदी उपन्यास परंपरा में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया और देखते ही देखते जो है हिंदी उपन्यास समाज का जीवंत दस्तावेज बन गया। पश्चिम में जो संक्रमण काल जो 125 सालों तक चला वही जो भारत में सिर्फ जो है 25 वर्षों में पूरा हो गया, यानी कि 20 वर्ष तो केवल इसी का प्रेमचंद जी का, और 5 वर्ष जो भी है उसके साथ में रिलेटेड थे, यानी कि लगभग 25 साल में ही जो यूरोप से देखिए इंडिया में कितना क्वालिटी है वो चीज़ देखो, 125 साल में जो वो कर पाया वो हम लोग 25 साल में ही कर दिए हैं, उतना विकसित कर लिए हैं। साहित्य स्पेशली जो उपन्यास के क्षेत्र में पूरा हो गया, जो इसका सबसे बड़ा कारण रहा प्रेमचंद जी का आगमन था, क्योंकि जानते हैं कि प्रेमचंद जी ने कितना उपन्यास लिखा। जब लिखना शुरू किए तो आप जो भी उपन्यास आप पढ़ते होंगे, आप जिसमें भी होंगे, ठीक है, आप ग्रेजुएशन है एमए में कर रहे हैं, पीसीएस का जो भी आप ऑप्शनल पेपर रखें उसमें भी अगर उपन्यास देखा जाए तो ज़्यादातर आपका प्रेमचंद जी का ही उपन्यास देखने को मिलेगा। तो आज तक आप जितने भी उपन्यास के अगर नाम सुने होंगे तो वो ज़्यादातर उपन्यास आपका प्रेमचंद जी का ही नाम याद होगा। आप बताइएगा आपको कौन कौन से उपन्यास जो है प्रेमचंद जी का पता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके जल्दी बताइएगा। मज़ा आ रहा है तो बता दीजिए कि कैसा लग रहा है वीडियो को, ठीक है। प्रेमचंद जी ने वर्ष 1916 से 36 तक रचनाएं किए, यानी 20 वर्ष तक। इन्होंने अपनी रचना की शुरुआत नवाब राय के नाम से करते हैं, यानी कि तो ये चीज़ याद रखिए जो रचना की शुरुआत कब की, नवाब राय के नाम से किया। और प्रेमा और वरदान इसी काल की जो उपन्यास है, यानी कि इनकी शुरुआती उपन्यास है। इसके बाद इन्होंने जो बहुत से उपन्यास लिखे उनके कुछ नाम यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो, सेवा सदन, निर्मला, कयाकल्प, प्रेमाश्रम, ठीक है, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके अंतिम है। उसके बाद मंगलसूत्र नाम से एक उपन्यास इन्होंने स्टार्ट किया था लेकिन कुछ ही लिखा, उसके बाद इनका डेथ हो गया। और इसके पुत्र जो थे घनपत राय या क्या नाम था, शायद वही घनपत राय ही था। अब बताइएगा क्या नाम था इनका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके।
अब प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकार, आखिर प्रेमचंद जी ने किया तो प्रेमचंद युग के और अन्य उपन्यासकार भी तो थे उनके साथ में जो भी लिख रहे थे, केवल एक ही आदमी तो उपन्यास के क्षेत्र में नहीं लिख रहे थे। तो अन्य उपन्यासकार में आप देखिए क्या, इस युग के अन्य उपन्यासकारों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांट के देखा जाता है। एक तो पहले वर्ग में आएगा वे उपन्यासकार जो प्रेमचंद से प्रभावित थे, प्रेमचंद जैसे लिख रहे थे वैसे ही मतलब बस उनका औपन्यासिक शिल्प था, सारा चीज़ मुद्दा उद्दा सारा था वैसा ही था। इसमें शामिल है विश्वम्भरम नाथ जो थे शर्मा, कौशिक, यानी कौशिक इनका उपनाम है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद निराला आप पढ़ते हैं ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, तो प्रसाद खाली बोलते हैं उनको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला उसका उपनाम है। उसी तरह यहाँ पे जो है विश्वम्भरम शर्मा जी को उसको कौशिक के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लिखा माँ और भिखारिनी, ठीक है, जो जैसे लिख रहे थे प्रेमचंद वैसा ही टाइप का है। और शिव पूजन सहाय जो है उन्होंने देहाती दुनिया लिखा, और सियाराम जो शरणगुप्त थे उन्होंने गोद लिखा, अंतिम आकांक्षा लिखा, ठीक है। इन्होंने सामाजिक मतलब कुल मिला के बोलें तो इन्होंने क्या है, सामाजिक समस्याओं को आधार मानकर विशेषकर स्त्री और किसानी जीवन पर रचनाएं किया, यानी कि जो भी प्रेमचंद से प्रभावित थे वो। और दूसरे वर्ग के उपन्यासकार प्रेमचंद जो थे कि जो परंपरा से भिन्न लिख रहे थे, उसमें इस वर्ग में शामिल थे जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने लिखा था कंगाल लिखा, तितकी लिखा, इरावदी, ठीक है, ये सारा उपन्यास है। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा अप्सरा लिखा, अलका लिखा, प्रभावती लिखा, यानी कि ये स्वच्छंद था। देखिए मेन कहा जाए तो प्रसाद जी ने जो सामाजिक विकृतियों के नग्न तस्वीर प्रस्तुत किए, और इसके लिए उसने जो मनोवैज्ञानिक पक्षों पर विशेष ध्यान दिए। मनोवैज्ञानिक मतलब सामने जैसे मनोवैज्ञानिक हम लोग क्या कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाते हैं, मानसिक कोई बीमारी होता है, यानी कि अगर वो बैठे बैठे है और क्या सोच रहा है सामने वाला आदमी बता दे, ठीक है, आपका भाव समझ के, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक पक्ष। तो बाद का जो उपन्यास आप देखेंगे ना, तो इसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जो दलित प्रकार के, जो नारी प्रकार के उपन्यास, वो सारा चीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इसी तरह जो निराला ने भी किसी भी परंपरा में न बनते हुए जो है प्रयोगशील उपन्यास रचे, ठीक, प्रयोगशील। जैसे आप कविता के क्षेत्र में आखिर देखिए निराला इस सब का नाम ज़्यादातर आता है किसमें, कविता के क्षेत्र में भी आता है ना, तो इन्होंने काफ़ी कविताएं भी रची है। आप क्या क्या कविताएं पढ़े हैं इनके बारे में तो आप बताइएगा। जैसे प्रयोगशील कविता हो गया, छायावाद कविता, प्रयोगवाद कविता, नई कविता, ठीक है, समकालीन कविता, ये सारे कविता के कभी वैरायटी होता है, आपने पढ़े होंगे। और ना पढ़ें तो अब जैसे अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो खास करके आपको पढ़ेंगे। और जो भी चीज़ें आपका सिलेबस में लगभग दिया ही रहता है, अगर हिंदी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर आप लिए हो तो उसमें रहता ही है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर है, हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद जी के योगदान को रेखांकित कीजिए। तो प्रेमचंद से रिलेटेड काफ़ी आप उपन्यास के बारे में काफ़ी वीडियो में देख चुके हैं, है ना। तो हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद जी के योगदान को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, या ऐसा पूछा जा सकता है कि हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद जी के योगदान या प्रेमचंद जी के महत्व को रेखांकित कीजिए, महत्व बताएं। तो इस तरह से रेखांकित मतलब वही कि वो जो चीज़ है उसको रेखांकन, ठीक है, रेखांकित मतलब ये कि जो भी है उसको बताते आप चलिए, ठीक है, जो भी उन्होंने काम किया, ठीक है। ज़्यादातर इसको पॉइंट वाइज में भी कीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो कि उत्तर में लिखेंगे कि जैसे मैंने सारा क्वेश्चंस बताने से पहले ये बताया आपको कि कोई भी अगर उत्तर आप लिखते हैं तो उसमें आपको नंबर कैसे मिलता है, या कोई नंबर कैसे आपको उत्तर देता है। कॉपी जांच करने वाला पहले नंबर तो आपका देखेगा कि उत्तर में आप किस तरह से लिखते हो, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं, यानी कि जो पहले लिखते हैं भूमिका 2-3 लाइन का, जो चीज़ वहाँ पे प्रश्न में पूछा है, जिससे यहाँ पे पूछा है कि प्रेमचंद जी का योगदान बताइए, ठीक है, उसको रेखांकित करना है। तो उपन्यास का जो पहला जो भूमिका में ही उसको कहीं ना कहीं दिखना चाहिए कि आप आगे क्या लिखने वाले हो, ठीक है। और क्या है, जब बॉडी पार्ट में हम लोग आते हैं कि मध्य वाला, ताकि उत्तर लिखते हैं एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर मध्य वाला बॉडी पार्ट और लास्ट में थोड़ा सा निष्कर्ष, ठीक है। तो ये सारा मैंने बताया है। इसके अलावा इसमें कंटेंट, आप कितना अच्छा कंटेंट डालते हो उसके अनुसार भी आपका नंबर डिसाइड होता है कि आपको नंबर कितना दिया जाएगा।
तो ये वीडियो आप जानते हैं कि किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप हिंदी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीए अर्थात बीए कर रहे हैं, चाहे वो जहाँ से भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। और एमए कर रहे हैं तो भी होगा। और पीसीएस में एक ऑप्शनल पेपर होता है, वहाँ भी हिंदी लिटरेचर के लिए, तो वहाँ भी आपका ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर में कि प्रेमचंद जी ने हिंदी उपन्यास की परंपरा को कई स्तरों पर संशोधित व परिमार्जित किया। उसके योगदान को रेखांकित करते हुए प्राय कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी उपन्यास की कर्म भूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। यानी यहाँ पे देखिए एक इंट्रोडक्शन में ऐसा भाव आना चाहिए कि उसने कितना, उसका किस तरह से इम्पोर्टेंट रहा। तो मतलब उसने केवल कर्म भूमि, देखिए कर्म, केवल हिंदी जो उपन्यास हर लेखक, हर रचना, हर उपन्यासकार जो है वो उपन्यास लिखते हैं, वो एक कर्म हो गया, ठीक है। उस केवल जो है प्रेमचंद ने एक कर्म नहीं किया, उपन्यास लिख लिख के वो जस्ट अपना पैसा कमाना ये सारा वो नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो उपन्यास में जो भी चीज़ें था उसका सारा कायाकल्प बदल दिया। तो आप जानते हैं इसीलिए तो उपन्यास की जो 3 काल बताया गया है, उपन्यास का अगर काल हम लोग देखते हैं तो एक प्रेमचंद के पूर्व युग, प्रेमचंद युग, और एक प्रेमचंद जो पश्चात युग, 3 काल में बांट कर उपन्यास के विकास क्रम के बारे में, इतिहास के बारे में भी देखते हैं। इसके बारे में भी वीडियो अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम में आता है। और देखिए ये वीडियो खास करके जैसे कि आपका एमए में जो होता है एमएसडी 13 वाला पेपर होता है, इसमें हुबहू यही वाला सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी जो भी इग्नू में आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो उन सब के लिए तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसका कि प्रेमचंद जी के महत्व या योगदान का आकलन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। तो यहाँ पे बिंदुवार हम लोग देखेंगे, बिंदुवार देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 1 2 3 करके देख रहे हैं, बाकी आप छोटे छोटे पैराग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट दिया, मतलब वो एक पैराग्राफ, दूसरा पॉइंट दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में कम से कम 4-5 लाइन से ज़्यादा ना लिखें, ठीक है। और एक पन्ना जैसे 1 पेज लिखते हैं तो वहाँ पे आप लगभग 4 पैराग्राफ बना सकते हैं, 4 से 5 पैरा बना दीजिए, दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो पहला नंबर क्या, उद्देश्य के परिवर्तन, उद्देश्य में परिवर्तन। पहला तो उसने उद्देश्य में परिवर्तन किया। आखिर उपन्यास सब लोग लिखता था, उसका कोई उद्देश्य होता था। तो देखिए प्रेमचंद जी ने किया क्या, प्रेमचंद जी ने प्रथम परिवर्तन उपन्यास के उद्देश्य में किया। इसके पूर्व के रचनाकारों मनोरंजन या उपदेश देना ही उपन्यास का मुख्य उद्देश्य मानते रहे थे। उन्होंने जासूसी और तिलस्मीपूर्ण रचनाओं को चुनौती देते हुए कहा, यानी कि यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रेमचंद खुद कहते भी हैं कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है उसका महत्व 2 कौड़ी का होता है, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। इनके अनुसार उपन्यास का मुख्य उद्देश्य मानव चरित्रों के यथार्थ का निरीक्षण करना तथा सामाजिक समस्याओं पर चोट करते हुए उपदेश देना होना चाहिए। विषय वस्तु के स्तर पर परिवर्तन, तो विषय वस्तु में क्या परिवर्तन किए, देखिए विषय वस्तु जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ना, तो उपन्यास के जो हम लोग 6 तत्व है ना, वो सारा तत्वों को ही एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। तो विषय वस्तु के स्तर पर परिवर्तन क्या हुआ, तो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन उन्होंने उपन्यास के विषय वस्तु पर किया। उन्होंने स्पष्टता से ऐतिहासिकता, जासूसी और तिलस्मी प्रकार के विषय वस्तु को उपन्यास के लिए उपयोगी न बताकर समाज में व्याप्त समस्याओं को केंद्र में रखने को कहा। यानी समाज में जो भी समस्याएं थी उस समय, तत्कालीन समस्याओं को केंद्र में रखकर उसने रचनाएं खुद भी करी, और जितने भी तत्कालीन उपन्यासकार थे उन सब से भी कहा कि आप ऐसा ही रचना कीजिए। काफ़ी ने किया भी और काफ़ी ने कुछ अलग भी किया, उसके बारे में भी काफ़ी वीडियो में जिक्र होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, कहा जैसे कि सेवा सदन उनका पहला परिपक्व उपन्यास है। इसमें उन्होंने वेश्या समस्या को गहराई से निरीक्षण किया, यानी वेश्या समस्या कहाँ उस समय तत्कालीन समाज में था, कैसे था, उसके बारे में ही उन्होंने बताया। निर्मला में निर्मला उपन्यास भी है, निर्मला में वे अनमेल विवाह, यानी कि जैसे कि एक होता है विधवा जीवन की समस्याओं को सूक्ष्मता से, देखिए कहीं कहीं स्पेलिंग में एरर है तो उससे ये नहीं कीजिएगा, सूक्ष्मता से यथार्थ चित्रण किया है, ठीक है। तो अनमेल विवाह हो गया कि जैसे कि अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति है, उसके साथ जैसे कि यहाँ पे जो निर्मला में आप जानते हैं कि तोताराम जो है उसका विवाह निर्मला नामक एक युवती से कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका तय एक्चुअली होता है एक बढ़िया आदमी से, एक यंग लड़का से, अच्छा घर का। निर्मला एक वकील की बेटी है, सारा सुख ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती थी, लेकिन उसके पिताजी का कुछ कारण से
मारा जाते हैं, ठीक है, डेथ हो जाता है। उसके बाद दहेज ना दे पाने के कारण उसकी जो विधवा माँ है, किसी तोताराम, जो एक कहने का मतलब अधेड़ उम्र है, दूसरा दोवा में के साथ में शादी दे दिया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख रहा है, एक निर्मला की, एक मतलब स्त्री की दशा दुर्दशा देखी जा रही है, और एक विधवा की, कि विधवा के कितना मतलब बाध्य होकर के अपना बेटी को एक दूसरे, इतना मतलब लगभग जो उसके पति का उम्र होता था उस उम्र का आदमी के साथ दे देता। मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई माँ ऐसा कर रही है, दैट कहने का मतलब समाज में कितना उसको कष्ट हो रहा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया है। गबन में वे बताते हैं कि इच्छाओं का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना किस प्रकार नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। अगर गबन उपन्यास आप पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे चोरी करता है, और वहाँ पे इसके चरित्र, और फिर फंसता है, फिर लास्ट में हालांकि जो है उसके पत्नी ने उसको बचाता है। वो सारे चीज़ से किस तरह से यहाँ पे कि ज़्यादा लोभी नहीं होना चाहिए। कर्म भूमि और प्रेमाश्रम में भी किसानों की समस्याएं व किसान विद्रोह की झलकियाँ दिखती है। तो यहाँ पे रंग भूमि जो है में भी दिखाते हैं कि किस प्रकार महाजनी सभ्यता यानी पूंजीवादी सभ्यता जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छीन भिन कर रही है। इसमें आपको एक गांधीवादी आदर्श, मतलब गांधीवादी यानी जो गांधी के रोल है वैसा ही निभाते हुए एक आदमी आपको सूरदास दिखेगा, जिसका ज़मीन पूंजीवादी वाले लोग जो है पूंजीपति हड़प लेते हैं, और वो उस ज़मीन के लिए जीवन पर्यंत कोशिश करते हैं और फिर मर भी जाते हैं। अब जो आप जानते हैं कि गोदान जो है प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है, 1936 में जो प्रकाशित हुआ, इनका अंतिम और एकमात्र महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसको महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। इसका रीज़न है, कोई एक इसका भी अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें बताएंगे महाकाव्यात्मक उपन्यास किसे कहा जाता है। हालांकि मैंने इसके बारे में वीडियो डिटेल्स में बता के रखा, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो गोदान को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन ही बन सकता है, ठीक है, कि गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास क्यों कहा जाता है। तो उसमें एक वीडियो ही बना देंगे, ठीक है, जिसमें सारी की सारी समस्याएं एक साथ चित्रित किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा समस्या ही एक साथ में हुआ। तो अगर छोटे संक्षिप्त रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होरी के माध्यम से ऋण की समस्या आन के, होरी जो है किसान, वो किस तरह से ऋण लेते हैं ज़मींदारों से, साहूकारों से, तो ऋण की समस्या को दिखाया है। झुनिया के माध्यम से वैधव की, यानी कि होरी जब मर जाते हैं तो झुनिया की क्या दुर्दशा होती है, वो सोना वो रुपा, उसकी जो बेटी है उसके दहेज, उस सब की इतना दहेज देना पड़ता है, उसके लिए वो किस तरह से मतलब ज़्यादा उम्र के साथ भी शादी करवाना पड़ता है। सिलिया के माध्यम से दलित का ये दिखाता है। सिलिया और जो दत्तादीन है उससे प्रेम तत्व को भी यहाँ पे दिखाया गया है। हालांकि गोबर के माध्यम से भी दिखाया गया है। सिलिया के माध्यम से जो दलित का थानेदार के माध्यम से रिश्वतखोरी और शोषण की समस्या को भी उजागर किया गया है। इसके अलावा दत्तादीन के जो पिता है वो ब्राह्मणवादी और ठगपन विचार, इसके अलावा जितने भी वहाँ पे तत्काल में थे, ठीक है, जैसे कि कुछ जो ज़मींदार थे वो सारा जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी पैसे इकट्ठा करते हैं, उसके लिए ये करते हैं। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। इसलिए रामविलास शर्मा ने कहा भी है कि यदि 1916 से 1936 ईस्वी तक का अगर भारतीय इतिहास नष्ट भी हो जाए तो उसे प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद नहीं है तो प्रेमचंद है, की रचनाओं के आधार पर ज़्यादा प्रामाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। यानी कि प्रेमचंद ने समाज को इतना यथार्थ चित्रण किया है, अगर इतिहास जितना भी है, अगर कोई ऐसा कुछ आ भी जाता है प्रलय जिससे कि सारा मिट जाता है, केवल प्रेमचंद जी का ही रचनाएं अगर सारा शेष रह जाए तो उसके रचनाओं को देखकर फिर से इतिहास को हूबहू लिखा जा सकता है। ये कहा है रामविलास शर्मा जी ने, ठीक है। अब जो तीसरा जो है दृष्टिकोण, जो है दृष्टिकोण में परिवर्तन, यानी कि जो इसकी मानसिकता क्या है, किस तरह से दृष्टिकोण करने का मतलब उसमें तथ्य ही क्या शामिल किया गया, वो कह सकते हैं कथानक वगैरह, ठीक है। प्रेमचंद ने तीसरा जो परिवर्तन उपन्यास में किया वो उपन्यास में निहित दृष्टिकोण में किया। इससे पहले के उपन्यास या तो आदर्शवादी में डूबे हुए थे या फिर रोमांचक, जादुई और सनसनीखेज कल्पनाओं में। हिंदी उपन्यास का यथार्थवाद से गहरा संबंध स्थापित नहीं हो पाया था। प्रेमचंद ने घोषित तौर पर आदर्श उन्मुख यथार्थवाद को चुना, जिसमें वह सामाजिक समस्याओं को पूरे यथार्थ से वह प्रस्तुत करते हुए दिखे, और साथ में अंत में जो है आदर्शवाद का सहारा लेकर उचित समाधान भी प्रस्तुत कर देते नजर आए।
उनका यह साधन प्रिय जो दृष्टिकोण जो है संभवतः गांधी के विचारों से प्रभावित होना दिख पड़ता है, जिस पर वह अपने अंतिम उपन्यास गोदान 1936 में पर पा सके। ठीक है, कहने का मतलब मैं पार पा सके। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, पार होगा। ठीक है, यानी कि मतलब उससे ज़्यादा जा सके। गोदान में आप देखेंगे कि केवल अर्थार्थ का ही चित्रण क्या है। ठीक है, मतलब जो अर्थार्थ का एक चरम उत्कर्ष होता है ना, वो आपको गोदान में दिखना मिलेगा। गोदान में होरी की वो त्रासदी पूर्ण जो मृत्यु ने उन्हें पूर्ण रूप से यथार्थवाद से जोड़ दिया, और इसी कारण कहा भी जाता है कि गोदान प्रेमचंद जी के सबसे चरम अर्थार्थवादी उपन्यास है। अब जो चौथा आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या यहाँ पे दिख रहा है ये कि जो गोदान प्रेमचंद, एक चीज़ यहाँ पे रह गया, का सारा समाधान प्रस्तुत कर सके। और यहाँ पे देखें कि प्रभावित होना दिखता है गांधीवादी से, जिस प्रकार वो अपने अंतिम जो उपन्यास है गोदान 1936 में पार पा सके। गोदान में होरी का त्रासदी पूर्ण जो मृत्यु ने उन्हें पूर्ण रूप से अर्थवादी से जोड़ दिया, और इसी कारण कहा भी जाता है गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ चरम अर्थवादी उपन्यास है। यानी कि वहाँ पे अर्थवाद का जो चरम सीमा है वो छू लिया गया। और इसलिए आप जानते हैं कि आज तक के जितने भी उपन्यास हैं, प्रेमचंद जी के उपन्यास भी को लेकर गोदान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जो चौथा आपको यहाँ पे दिखेगा कि शिल्प संरचना के स्तर पर क्या योगदान दिया प्रेमचंद जी ने, तो उपन्यास की शिल्प संरचना में प्रेमचंद ने मुख्यतः 3 स्तरों पर परिवर्तन किए। यानी शिल्प संरचना करने का मतलब उसमें भाषा क्या हो गया, पात्र हो गया, वो सारा चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, पात्रों के स्तर पर, भाषा के स्तर पर और घटनाओं के स्तर पर। तो 3 स्तर यहाँ पे है, शिल्प और संरचना के स्तर, शिल्प संरचना के स्तर पर। तो देखिए पात्रों के स्तर पर क्या क्या किए उन्होंने चेंज। प्रेमचंद के पहले हिंदी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, जो कुछ परिवर्तन हुआ वो प्रेमचंद के आगमन के साथ हुआ। पहले हिंदी में चरित्र प्रधान रचनाओं की कोई खास परंपरा नहीं थी। ठीक है, यानी कि हालांकि जो है मध्यकाल में, हालांकि यहाँ पे होगा जो क्या होगा, हालांकि, ठीक है, हालांकि जो है मध्यकाल में रामचरितमानस चरित्र महाकाव्य थे, किंतु उसका संबंध आदर्शवाद से था। तो जैसे आप जानते हैं कि जो रामायण है, रामायण जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है मध्यकाल में रामचरितमानस नाम से, है ना, तो वो एक महाकाव्य यानी कविताओं से, लेकिन उसमें आप देखेंगे जो उसका जो राम है वो आदर्शवाद है। आप देखेंगे जब रावण का डेथ होता है, रावण को मारा जाते हैं, तो भी उसको कितना आदर से सारा चीज़ का व्यवस्था करवाते हैं, और लक्ष्मण जी से तक उसको कहते हैं कि जाओ रावण जी से आदर सहित, सम्मान सहित उनका अंतिम जो है कुछ सीखो, उसको गुरु बनाओ, है ना। तो इस तरह से जो एक मतलब अपना दुश्मन को भी किस तरह से वहाँ पे सम्मान देते हुए दिखते हैं, और हर क्षेत्र में कि उतने उसके माँ हो गया, उसके पिता हो गए, जितना भी है समाज ने उसके साथ उतना कुछ किया, फिर भी ये एक आदर्श रूप में बनते। इसलिए राम जी को आदर्श पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, आदर्श का कभी पाटला उन्होंने नहीं छोड़ा। और क्या है कि अब यहाँ के हो गया नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद किस प्रकार चरित्र प्रधान रचनाओं की ओर बढ़ रहे थे, वैसी ही जो यात्रा है किस प्रकार नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जिस प्रकार चरित्र प्रधान रचनाओं की ओर बढ़ रहे थे, वैसी ही यात्रा प्रेमचंद ने उपन्यासों में किया। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद ने ज़्यादातर अपनी नाटक लिखे, उसी तरह प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे। हालांकि जयशंकर प्रसाद का भी कुछ उपन्यास आप देखेंगे, ठीक है। इनसे पहले के हिंदी उपन्यास चरित्रों की दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर होते थे। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के चरित्र अप्राकृतिक थे, तो जासूसी उपन्यासों के चरित्र असाधारण थे। उपदेशात्मक उपन्यास में सहज मनुष्य थे, परंतु जरूर थे, किंतु वे या तो अच्छे थे या बुरे। कहने का मतलब या तो उसमें अच्छे वाला होते थे या तो बुरे प्रकार के होते थे, मतलब नायक वो खलनायक टाइप का। प्रेमचंद जी ने इन सारे कृत्रिम पात्रों की संरचना को ध्वंस कर दिया तथा उपन्यास को बेकार भीड़ से बचाया। मतलब जो भी इस तरह का जो आजेबाजी के जो भी लोग पात्र यहाँ पे शामिल किया गया था, वो सारा भीड़ को हटा दिया। उन्होंने सामान्य समाज से चरित्र को उठाया, पात्रों को उठाया और उनके यथार्थ चित्रण किया। यानी समाज में जो दिख रहा था बस वही लोगों को उठाया उन्होंने। तो आप देखेंगे उनके सारे उपन्यासों में उन्होंने पात्रों का जो मनोवैज्ञानिक वर्णन भी किया,
आप इसीलिए तो आप जानते हैं मनोवैज्ञानिक वर्णन मतलब कि एक साधारण अगर किसान है, वो किसान अगर जीवन किस तरह व्यतीत करता है, बस किसान ही जीवन, और वो किस तरह का हाव भाव है, और एक पढ़े लिखे आदमी का किस तरह हाव भाव है, जस्ट उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में माहिर थे। व्यक्ति और सामूहिक मनोवैज्ञानिक दोनों का बेहद सुंदर प्रयोग किया। उन्होंने पात्रों को कितना महत्व दिया, इसका आकलन इसी तथ्य में किया जा सकता है कि वे उपन्यास की परिभाषा ही चरित्रों के माध्यम से करते थे। यानी कि उपन्यास अगर बोलते थे कि ये उपन्यास है, तो ये उपन्यास वो खुद नहीं कहते थे कि मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, बल्कि वो ऐसा गढ़ दिया पात्रों को आपस में, इस तरह जोड़ दिया कि वो खुद उपन्यास बन गया। ठीक है, पढ़ते पढ़ते लगेगा नहीं ये कहानी की सरने में कैसे रखा जाए, ये तो उपन्यास ही है। ठीक है, खुद पाठक ही वो बोलेंगे, और वो खुद बोलते भी हैं क्या, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ, वह उनकी शुरुआती परिवेश समझता हूँ। ठीक है, और इन्होंने पहली बार चरित्रों को लेखकीय नियंत्रण, देखिए पैराग्राफ छोटा छोटा किया। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार चरित्रों को लोकप्रिय नियंत्रण व हस्तक्षेप से मुक्त किया। तो इसने चरित्र जो है नियंत्रण, लेखकीय नियंत्रण व हस्तक्षेप से मुक्त किया। इसका मतलब समझते हैं कि अगर सपोज जैसे कि आप देखते हैं गोदान में होरी है, ठीक है, होरी है, यानी कि होरी ये किसानी जीवन है, तो लेखक ने केवल एक लिख दिया, लेखनी अपना कलम से लिख दिया, बाकी होरी अगर सच में एक उठाया गया है समाज से। ठीक है, समाज उसने जो जो किया है हूबहू लिखा दिया है। प्रेमचंद ने अपने तरफ से उसमें कुछ जोड़ा मरोड़ा नहीं, उसी को यहाँ पे कहेंगे कि वो मुक्त है, हस्तक्षेप वहाँ पे नहीं कर रहा, जस्ट उसको स्वाभाविक रूप से प्रदर्शन करते हुए प्रतीत होने लगे। उन्होंने खुद कहा भी है क्या, मैं चरित्रों को अपने बच्चों के समान समझता हूँ और उनकी शुरुआती परिवेश करता हूँ, किंतु किसी भी पिता की तरह मैं नहीं बता सकता कि वे आगे चलकर कैसे बनेंगे। यानी कि बोल रहा है कि एक बच्चे की भांति मैं उसको परिवेश मतलब परवरिश करता हूँ। अब बड़ा होके अब सारा बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कुछ परिवेश जो है, जो भी परवरिश किया उसका मान ठान रखता है और कुछ नहीं भी रखता, कुछ अलग भी करता है, वो चीज़ यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के तो जो पात्रों के आधार पर देखा, तो कुल पात्रों के आधार पर अगर देखा जाए तो कुल मिला के प्रेमचंद ने महाकाव्य के उद्दात जो है नायकों की परंपरा की पूरी तरह से ध्वस्त कर होरी जैसे सामान्य किसानों को नायकत्व प्रदान किया, जो समाज के आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे होरी जैसे कि सामान्य लोगों को मतलब एक नेता बना दिया, एक नायक बना दिया, हीरो बना दिया, बड़े बड़े जो अमीर लोगों को यहाँ पे नहीं बना रहा। आई होप समझ पा रहे हैं आप। अब भाषा के स्तर पर उन्होंने क्या किया, देखिए ये हालांकि आपका काफ़ी भाषा अगर आप जैसे एग्जाम में लिखते हैं उत्तर काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो आपका जिस हिसाब से यहाँ पे होगा उस तरह से देखना होगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कम भाषा में लिखना है, 500 भाषा में लिखना है, तो आप भाषा को कुछ कम पॉइंट हटा भी सकते हैं, संक्षिप्त में करके भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी सारा पॉइंट तो जरूर लिख दीजिएगा, मेन वाला जो वहाँ पे शीर्षक में आपको 1-2 करके लिखा गया है। ठीक है, दूसरा नंबर है भाषा के स्तर पर। प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासों की भाषा सहज व साधारण नहीं थी, इसका कारण निम्नलिखित था। तो क्या निम्नलिखित था, तो इसका कारण यह था कि प्रत्येंद्र जो युग में खड़ी बोली स्वयं संक्रमण काल से गुजर रही थी, यानी कि मतलब एक युग परिवर्तन हो रहा है, दूसरा युग में प्रवेश हो रहा है, अब इसमें बदलना शुरू हो गया, तो दोनों युग का एक मिलन आ जाता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं संक्रमण काल, यानी मिला जुला रूप, मिश्रित रूप। दूसरा कारण यह था कि आरंभिक लेखक प्रभावपूर्ण भाषा के नाम पर कृत्रिम व लच्छेदार भाषा लिखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, प्रेमचंद जी ने क्या किए, प्रेमचंद जी ने भाषा को अंत का नहीं संप्रेषण का माध्यम बनाया। ठीक है, और सरल सहज और आम बोलचाल की भाषा को अपने रचनाओं में स्थान दिया। इसके अतिरिक्त पात्रों के विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुसार उन्होंने विभिन्न शैलियों यानी शिक्षित, अधपढ़वा, निरक्षर सभी का, वकील है तो वकील जैसा भाषा संवाद का प्रयोग करवाया। जिसे आपने जो भी देखेंगे, गोदान अगर पढ़े हैं तो गोदान ही देख लीजिए, उसमें आप अगर होरी की भाषा देखेंगे तो एक गांव का ठेठपन वाला आएगा। अगर होरी की जो पत्नी है उसका देखेंगे तो उसका जो एक स्त्री जिस तरह स्वाभाविक रूप से बोलती है, वो लजा के बोलती है, उस तरह से भाषा दिखेगा आपको। उसी तरह जो सिलिया है, दत्तादीन है, ब्राह्मण, वो सारा चीज़ सभी का भाषा अपने अपने
जो शिक्षित है, जमींदार है, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस है, उसकी भाषा एक अलग दिखेगा। तो सारा चीज़ आपको दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे घटनाओं के स्तर पर आप देखेंगे कि प्रेमचंद ने ना तो रोमांचक उपन्यासों की तरह घटनाओं की भीड़ को इकट्ठा किया और न ही कारणकारी संबंध से रहित घटनाओं को ही स्वीकार करें। कारणकार मतलब जिस लिए वो लाया बस उसी के लिए लाया, इधर उधर की बातें करने के लिए कोई भी घटना को वहाँ पे उपस्थित नहीं किया। उनके यहाँ घटनाएं सामाजिक स्थितियों का प्रतीक बनकर आती हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो निर्मला उपन्यास में निर्मला नामक युवती एक अधेड़ व्यक्ति से विवाह कोई व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि पुरुष प्रधान समाज में विधवाओं की विडंबना का प्रतीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि निर्मला में जिस तरह उसके वो मतलब एक अच्छे घर की रहती है, मिडिल परिवार की है, उसके पिता पैसे वाले हैं, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु के बाद किस तरह से उसकी माँ उसको शादी करवाते करवाते रह गई, फिर बाद में फिर एक अधेड़ उनके साथ करवा देती है। तो उसकी माँ एक विधवा है ना, तो विधवा अब क्या करेगी, व्यवसाय है, किसी तरह करवाना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ वहाँ पे दिखाया गया है। इसी प्रकार गोदान उपन्यास में होरी की मौत जो है कितना त्रासदीपूर्ण होता है। पैसे पैसे के लिए मोहताज है, एक गाय तक वो उतना दिन से रखता है कि गाय एक मैं खरीद लूँ। लास्ट में गाय दान देने के लिए, गोदान देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। जो उसकी पत्नी है वो अपना जो आचरा से जो भी कुछ पैसे थे वो उसको देते हैं, और देखिए ब्राह्मण वो भी पैसे वो भी ले लेते हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सिर्फ होरी की मौत नहीं हुई बल्कि शोषण की चक्की में पिसने वाले पिसते आम किसान की त्रासदपूर्ण अंत का प्रतीक है, ठीक है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी उपन्यास की शिशु परंपरा को प्रेमचंद जी ने एक जो है झटके में ही परिपक्वता के स्तर पर पहुंचा दिया। जो विकास सामान्य गति, यहाँ पे सामान्य ये नहीं है, सामान्य गति से संभवतः 2 शताब्दी यानी 200 साल में होता, उसे उन्होंने सिर्फ 2 दशकों में ही कर दिया। जैसे कि इसके पहले भी मैंने बताया कि हिंदी उपन्यास के जो विकास के बारे में, तो उसमें आप देखेंगे कि हिंदी उपन्यास का जो विकास है ना, अगर तुलना अगर हम लोग यूरोप के में करेंगे तो यूरोप में ये जो विकास है जितना हम लोग 25 साल में कर लिए ना, वो चीज़ यूरोप में 125 साल लग गया उतना विकास करने में। तो आप समझ सकते हो कि भारत में कितना टैलेंट है, फिर भी यूरोप का उतना तारीफ हमेशा किया जाता है। तो वो चीज़ अगर हमारा अंदर में ये टैलेंट है, अगर हम अपने टैलेंट का अगर गुणगान करते हैं, हमें गर्व होना चाहिए अपने भाषा पे। हमारे यहाँ के जितने भी रचनाकार हुए हैं या हो रहे हैं या होंगे भविष्य में, आप में से भी काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। मिलते हैं और आप मिलते रहेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आपका जो शेयर है उससे हमें भी ऊर्जा और आपको भी ऊर्जा होगा, क्योंकि कई बार होता है कि घंटा बजाने से, एक बोलता है ना, घंटी बजाना या ताली बजाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे होता है। प्रेमचंद पश्चात युग क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, 2 तरह से पूछा जाता है। आमतौर पर सिंपली ये पूछ देगा कि प्रेमचंद पश्चात युग के बारे में बताइए, इसमें प्रमुख कौन कौन से रचनाएं हुआ या कौन कौन से उपन्यासकार है, वो सारा चीज़ देखा जाएगा। यानी प्रेमचंद का जब भी नाम अगर लिया जाएगा मतलब वो उपन्यास से लिया जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि उपन्यास का काल ही निर्धारण 3 आधारों पर किया गया। किस किस आधार पर किया गया? पहला तो है आपका प्रेमचंद पूर्व, यानी प्रेमचंद है जब प्रेमचंद नहीं आए थे उसके पहले, प्रेमचंद जब आ गए तो दूसरा, और प्रेमचंद पश्चात, यानी कि कह सकते हैं कि प्रेमचंद को हम लोग दूसरा जनरेशन मानेंगे, और तीसरा यानी कि उसके बाद वाला तीसरा जनरेशन यानी 3G, और प्रेमचंद के पहले वाला जो था उसको फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो अगर उपन्यास को अगर मोटा मोटी तरीके से भी अगर देखा जाए ना कि विकास कैसे हुआ, तो इसका जो पहला जनरेशन है ना प्रेमचंद पूर्व, उसको हम लोग एक शिशु कहेंगे, बालक का जन्म हुआ, ठीक है। और जो प्रेमचंद वाला है ना उसको हम लोग कहेंगे एक किशोरावस्था, जितना भी करना यानी कि 25 साल तक कर सकते हो, 25-30 साल का उम्र का एक युवा, सुंदर युवती भी हो सकता है, युवक भी हो सकता है, ठीक है।
और उसके बाद जो प्रेमचंद के बाद का जो देखेंगे उपन्यास, उसको आप कह सकते हैं कि मैच्योर हो चुका है। अब वो मैच्योर के साथ अब अपना डिसीजन बढ़िया से ले पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बीच वाला था ना, बीच वाला में जानते हैं कि युवक, कोई भी युवक है युवती है, उसमें खून ब्लड जो होता है कितना वो उत्तेजक होते हैं, कुछ भी काम करने बोलो तुरंत वो काम कर सकते हैं, ठीक है। ताकत भी होता है उसके अंदर में, तो वो चीज़ यहाँ पे देखेगा। उसी तरह प्रेमचंद वाला युग में ही हुआ, रचनाएं भी खूब हुआ और उसका तरक जो भी विकास है खूब हुआ। अब जो प्रेमचंद पश्चात वाला युग में आप देखेंगे वहाँ पे एक अनुभव आ चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास जगत में जिस युग का आगमन हुआ उसे प्रेमचंदोत्तर या प्रेमचंद पश्चात युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद युग के बाद भारतीय समाज की जो प्रकृति में तीव्र और व्यापक परिवर्तन हुए, जिसके कारण उपन्यासों की दुनिया में भी तेजी से बदलाव आए। सच में जिसे मैंने अभी बताया, मनोविश्लेषणवाद और जो मार्क्सवाद ने हिंदी उपन्यास को काफ़ी प्रभावित किया। यानी कि जैसे कि देखिए मेनली क्या, प्रेमचंद जब उतने फेमस हो चुके थे, उन्हें उतनी रचनाएं की, तो उसका समाज में उतना प्रख्याति था, ठीक है। इससे क्या हुआ, दो धारा वहाँ पे विकसित हो गया। आमतौर पर एक उस प्रकार का लेखक जो प्रेमचंद ने जिस प्रकार से लिखा, उनकी जो परंपरा रही उसी को फॉलो करते हुए आगे लिखना शुरू किया। और एक परंपरा अलग था जो मानते थे कि कुछ दूसरे और भी यूरोप के जितने भी राइटर थे उनको मानने लगे, ये मार्क्सवाद को मान लिए, मनोविश्लेषणवाद, उसमें और भी सूक्ष्मता से सूक्ष्मता जाने लगे। इस प्रकार के जो है वो थोड़े से भिन्न हो गए। तो यानी कि एक प्रेमचंद की खुद परंपरा जो भी विकसित किया उसी के अनुसार जो लिखने वाला हो गया, और एक हो गया उससे स्वतंत्र अपना उपन्यास लिखने वाला दूसरे प्रभाव में, ठीक है। तो दो प्रकार के नॉर्मली आया। 1947 में देश, आप जानते हैं 1947 में देश को स्वाधीनता मिली 15 अगस्त 1947 को, कि कुछ ही दिन बाद उसमें मोहभंग भी होने लगा। नागार्जुन ने तो इस तथाकथित आज़ादी पर चोट करते हुए यहाँ तक कह दिया कि कागज़ की आज़ादी मिलती ले लो 2 आने में। कागज़ की आज़ादी नहीं समझता है, 2 आने में ले लो, छोटे छोटे कागज़ के तिरंगा मिलती है ना, ले लो। आज़ादी को किस तरह से तुलना किया, यानी कि आज़ादी का वहाँ पे कोई महत्व नहीं दिख रहा था, जिसलिए आदमी इतना प्रयत्न किया, लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों को 200 वर्ष से जो यहाँ राज कर रहे थे उसको भगाया, कितनों ने प्राण न्यौछावर कर दिया, कितनों का खून खून की नदियाँ बह गया, लेकिन फिर भी फ़ायदा क्या हुआ। अब वो सारी चीज़ें जो समाज में फिर से अब एक समाज और भी बुरी स्थिति लोगों में दिखने लगा, वो सारा चीज़ को फिर उपन्यास में तो आएगा ही, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बताया कि उपन्यास क्या होता है, समाज का दर्पण होता है। यानी उपन्यास ही नहीं, मतलब कोई भी साहित्य है, साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। आप जो हो अगर दर्पण के सामने होगे वही दिखेगा। यानी समाज जो है, समाज एक आदमी है, अगर एक युवक है या एक युवती है, अगर वो ऐनक के पास जाता है, सामने जाता है, तो उसको वैसा ही चेहरा दिखेगा जैसा वो है, जैसा वो अंदर से है, जैसा सोच रहा है वैसा ही वो सामने देख कर वो ये करेगा और मुस्कुराएगा। मैं भी वो हंसेगा या दुखी होगा, जो भी होगा समाज ही दिखेगा, वो खुद ही दिखेगा। अब इसके साथ साथ देश में तीव्र औद्योगिकरण ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। आप जानते हैं कि आज़ादी जब मिला 1947 के आसपास, तो हालांकि उसके पहले भी औद्योगिकरण बढ़ चुका था, है ना। तो उसके बाद भी आप देखते हैं कि जो नेहरू जी आए और किस तरह से आप देखते हैं कि कई जगह पे जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए, वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग स्थापित करवाने के लिए, लोहे उद्योग हो गया, जो भी उद्योग है, सारा चीज़ अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे सूटेबल पड़ा वो सारे क्षेत्रों में उसको बढ़ावा मिला, ठीक है। और इससे क्या हुआ, ग्रामीण लोगों की पीढ़ी ही शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने घर से बाहर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कदम रखना शुरू किया और अपने अधिकारों की मांग की, जिससे स्त्री पुरुष के संबंध में भी तेजी से बदलाव आने लगे। पहले स्त्रियों को दबा के रखा जाता था, जो भी कहो वो चुपचाप उसको मानने के लिए था, लेकिन बाद में जब उसके अधिकार मिल गया, उसे अगर खुद जीने का एक साहस मिल गया, तो वो अब किसी के अंडर में क्यों रहे, और रहना भी नहीं चाहिए।
वो चीज़ देखने को मिलता है। समाज में उस तरह से परिवर्तन आया, यानी समाज विकसित हो रहा था। हालांकि नैतिक पतन भी हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि समाज का किसी भी चीज़ का एक डायरेक्शन में विकास नहीं होता है, दोनों दिशा में विकास होगा। अगर नैतिक उत्थान हो रहा है तो नैतिक पतन भी साथ में होगा। दूसरी ओर कुछ और आगे चलकर मध्य वर्ग की संख्या तेजी से बढ़ी, ठीक है, तेजी से बढ़ी, और उपभोक्तावादी संस्कृति देखते ही देखते मीडिया पर सवार होकर देश भर में फैल गई। इन सारे परिवर्तनों ने क्या किया? परिवर्तनों से सामाजिक संरचना और भी जटिल होती गई और उपन्यास के समक्ष इस जटिल यथार्थ को प्रस्तुत करने की चुनौती खड़ी हुई, जिसके चित्रण के लिए उपन्यास के विभिन्न स्वरूप सामने आने लगा, जिन्हें कई वर्ग में विभाजित करके देखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक एक वर्ग करके यहाँ पे विभाजित करके देखा है, ठीक है। आप देखिए, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास जिसमें आपको जैनेंद्र जी लिख रहे थे, त्यागपत्र, सुनीता, कल्याण, ये सारा उपन्यास लिखे। अगई जो थे उन्होंने शेखर एक जीवनी लिखा, नदी के द्वीप उपन्यास लिखा। इलाचंद जो है जोशी है, उन्होंने सन्यासी लिखा, जहाज का पंछी लिखा। और आपका जो मार्क्सवादी प्रभाव से जितने भी प्रभावित थे, उसको समाजवादी कह सकते हैं, प्रगतिवादी कह सकते हैं। ये जो है वो यशपाल थे, वो दादा कामरेड लिखा, उसने झूठा सच लिखा, दिव्या लिखा। नागार्जुन ने बाबा बटेश्वर नाथ लिखा, वरुण के बेटे लिखा, और राघई राघव ने जो है वो घरौंदा लिखा, विषाद मठ लिखा। और समाजवादी यथार्थ के जो से प्रभावित जो थे, उन सारे उपन्यास में आप देखेंगे। और उपन्यासकार में भगवती चरण वर्मा थे, भोले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, नरेश मेहता ने लिखा। यथ पथ जो था, यह पथ बंधु था। श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं, राग दरबारी, भीष्म साहनी लिखते हैं तम्मस, और अमृतलाल नागर जी लिखते हैं बूंद व समुद्र। मतलब वहाँ पे समाज में कैसे हो गया, जानते हैं कि धीरे धीरे समाज बदला। एक अमीर गरीब का जो एक खाई बनने लगा, अमीर और अमीर होने लगा, गरीब और गरीब होने लगा। उसी तरह अमृतलाल जो नागर का, इसमें वही दिखा गया। बूंद जो है एक आदमी को बना गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि आंचलिक जो उपन्यास है, रेणु, आंचलिक उपन्यास के लिए भी यह काल काफ़ी ही रहा। जो फणीश्वर नाथ रेणु जी है, वो मेला आंचल लिखते हैं, पति परिकथा लिखे। नागार्जुन ने बलचनामा लिखे, और रांगे राघव ने कब तक पुकारूं ये लिखा, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आंचलिक उपन्यास है ना, इसके बाद से जो काल में इसमें सारा चीज़ बारे में देखेंगे। इसमें आपका यथार्थ के बारे में भी चित्रण मिलेगा, सूक्ष्म, आखिर लोग अपने भावनाओं को किस तरह व्यक्त कर रहे हैं, उसको गहराई से समझ के उपन्यासकार ने लिखना शुरू किया। और फिर इसमें एक बार होता है ना, कॉमेडी से आते आते फिर घूम फिर के अगर कोई बात आता है तो लव अफेयर में ही आता है। तो ये लव अफेयर वाला फिर से स्टार्ट हो गया। जो पहले वाला में तिलस्मी प्रकार का रोमांस वाला था, उसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा भिन्न था, क्योंकि ये विकास हो चुका था, रूप बदल गया था। अब फिर से ये रोमांस वाला जो था, रोमांटिक वाला चीज़, यौन प्रधान, अब यहाँ पे शुरू हो गया था। और फिर इसमें ऐतिहासिक भी था, पौराणिक प्रकाश भी कुछ लिख रहे थे, जैसे भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा लिखा, चतुर्सन शास्त्री ने वैशाली की नगर बधू लिखा, वृंदावन जो लाल वर्मा थे उसने झांसी की रानी लिखा, रांगे राघव ने मुर्दों का टीला लिखा, और जो यशपाल थे उन्होंने दिव्या लिखा। ये सारा उपन्यास है, ठीक है। और ये ऐतिहासिक टाइप का था। और नया उपन्यास उन उपन्यासों को कहा जाता है जो 1960 के बाद के लिखा गया, जिसका रचना या प्रकाशन हुआ, ठीक है, उसको नया उपन्यास का नाम दिया गया। जैसे नई कविता होता है ना, उसको सटोत्री कविता भी कहते हैं ना, 1960 के बाद आया, मतलब कविता 1960 में लिखा गया, इसलिए सटोत्री कविता, नया कविता भी कहा जाता। तो मोहन राकेश अंधेरे, बंद कमरे, न आने वाला काल, निर्मल वर्मा ने एक चिथड़ा सुख, और जो कृष्णा सोबती सूरजमुखी अंधेरे के, डार की बिछुड़ी, मनु भंडारी ने आपका बंटी, ये सारा में इसमें ज़्यादातर रोमांटिक वाला था, ठीक है। नया उपन्यास में जितना था उसमें ज़्यादा रोमांटिक था, वेश्या तेस्या इस तरह से रिलेटेड जो था, लेकिन मतलब रोमांटिक वाला ज़्यादा था। और जो आपका समकालीन उपन्यास, मतलब कि टेम्प्रोरी कहते हैं, समकालीन कहना मतलब कंटेम्प्रोरी, उस समय जो चल रहा था, वो 1970 के बाद वाला उपन्यास।
निर्मल वर्मा ने रात का रिपोर्टर लिखा, अंतिम अरण्य लिखा, कृष्णा सोपती ने समय सरगम लिखा। आने उस समय आप देखेंगे कि 1970 के बाद एक बार फिर युग आता है कंप्यूटर वाला, मीडिया वाला, इस तरह से जो आता है उस तरह से यहाँ पे रचनाएं हुई। अब इसके बारे में और भी अगर ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि एक एक करके थोड़ा सा व्याख्या भी कर सकते हो, नहीं तो आपको वर्ड लिमिट भी देखना पड़ेगा, तो हालांकि काफ़ी हो चुका है। तो चलिए, समग्र कहा जा सकता है कि इस युग के जो कुछ रचनाकारों पर प्रेमचंद का ही प्रभाव दिखता है, जबकि कुछ पर नए स्वतंत्र दृष्टिकोणों का भी प्रयोग हुआ है, जिसने दलित, स्त्री, पात्र आदि पर विशेष ध्यान दिया है, जो इस प्रकार हिंदी उपन्यास दिया है। मतलब इस प्रकार हिंदी उपन्यास लगातार अपडेटेड होता रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा, नहीं है तो अभी तक सब्सक्राइब भी कर लेना। और जितना भी आपका दोस्त फ्रेंड सर्कल है जो वो भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में, आपके साथ में पढ़ाई करते हैं, क्लासमेट है, उन्हें भी बता दीजिए कि शेयर कर दीजिए।